हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक क्या पढ़ा हमने? सुनाओगे थोड़ा पुराना? 3 में कौन कौन संधियां करता है? भरतपुर और अलवर। गवर्नर जनरल कौन था? 17 में किस किसने की? बाकी सब ने। सिरोही ने। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। साइन करने के लिए कौन आया था? साउथ वाली रियासतों के साथ जॉन मेलकम। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का एक पॉलिटिकल एजेंट या क्या कहते हैं उसको, राजपुताना फॉर रेजिडेंट पहला कौन था? वो कहाँ पे रहता था? और एजीजी कब बनाए जाने लगे? कहाँ पे मुख्यालय था? वो पहला एजीजी कौन था? 45 में मुख्यालय कहाँ भेज दिया गया? और 64 में दोनों जगह के लिए। क्रांति के टाइम एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के टाइम कितनी छावनियां थी? कौन कौन सी? देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन सी छावनियों में क्रांति नहीं हुई? ब्यावर और खेरवाड़ा। शुरुआत कहां से हुई? कब हुई? कौन सी इन्फेंट्री ने की? कौन से दो अंग्रेज अधिकारी मारे? न्यूबेरी और स्पोर्टिसफुट। कौन से दो घायल हुए? लॉक और हार्डी। किसको पैनिक अटैक आया? कौन सी इन्फेंट्री साथ में? सारे यहां से कहां निकल गए? नीमच में किसने कस्में खिलवाई थी? कर्नल एबोट। किसने मना किया था? क्रांति कब होती है वहां? किसके नेतृत्व में? शाहपुरा के कौन से राजा ने सपोर्ट किया? देवली की कौन सी बटालियन? कितने अंग्रेज भागे थे? कौन से गांव में? कौन से किसान के पास? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट? कहां लेके गया? राणा जी कौन थे? कौन से महल में रखा? एरिनपुरा छावनी के कौन से फौजी आबू में क्रांति करते हैं? कब क्रांति करते हैं? किसके घर पे हमला करते हैं? उनको नेतृत्व कौन प्रदान करता है? कुशाल सिंह चंपावत कहां के सामंत थे? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन है? कैप्टन हीथकोट। जोधपुर वालों की तरफ से जीत किसकी भी? जोधपुर वालों की तरफ से कौन मरा उसमें? चैलावास का युद्ध कब हुआ? इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? एजीजी खुद आया था, कौन था? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? किसकी जीत हुई? कौन मारा गया? आउवा का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1800। उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन आया? कर्नल होम्स। जोधपुर वालों की तरफ से कुशाल सिंह सहायता के लिए कहां गए? तो युद्ध का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों ने कब्जा कब किया? किसकी मूर्ति उठा के ले गए? कौन से संगमरमर की? कितने सिर है? कितने हाथ हैं? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? और बाद में पाली के सलुम्बर के कौन से सामंत ने? कोठारिया के। कुशाल सिंह ने सरेंडर कहां पे किया? कब किया था? कौन सा कमीशन बना? अंतिम समय कहां बिताया? कब मृत्यु हुई? आशोप के सामंत कौन थे? गुल्लर के, आलनियावास के। किसके नेतृत्व में दिल्ली की तरफ गए थे? कहां पे हारे थे? किससे हार के आए थे? शिवनाथ सिंह कहां पे लड़े? बड़लू में कितने दिन लड़े? डाकू कौन कौन बन गए थे? क्रांति के टाइम मारवाड़ के राजा कौन थे? बिठोड़ा के सामंत। किसने हत्या की थी? कौन कौन से दो मंदिर क्रांति के अंदर थे? सुगाली माता और जन विद्रोह कहां पर हुआ था? कब हुआ था? विद्रोही कौन कौन थे? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। वकील जयदयाल कहां के थे? रिसालदार मेहराब खान राजा कौन था? उसे क्या कर दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसे दो उसके बेटे मारे गए। दो डॉक्टर साहब, एक महाराव का प्रतिनिधि। समझौता किसने करवाया? कौन से मंदिर के महंत थे? कितनी शर्तों का समझौता था? करौली के कौन से राजा ने सेना भेजी? पूर्णतः मुक्त किसने करवाया? रॉबर्ट्स ने। कब करवाया? किस किस को फांसी दी गई? किसको दंडित किया गया? उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी किसकी? अन्य विद्रोही कौन कौन थे? रतनलाल, जियालाल और कहां के विद्रोह में महिलाएं शामिल हुई थी? ऐसा कौन सा नाटक कहता है? आजमाइश किसने लिखा था? टोंक का नवाब कौन था? उसने किसका साथ दिया? विद्रोही कौन कौन थे वहां? मीर आलम खां, अहमद यार खां, मोइनुद्दीन कहां के थे? किससे मुलाकात करते हैं? निम्बा हेड़ा में किसका जन स्वागत किया गया? नीमच के विद्रोहियों का पीछा कौन कर रहा था? जैक्सन का सामना कौन करता है? ताराचंद पटेल को। कहां पे विद्रोह बाहर वाले लोगों ने किया और बाहर वालों ने दबाया? धौलपुर में शुरुआत कौन करता है? फिर कहां के विद्रोही आ गए थे? इंदौर ग्वालियर के नेता कौन थे?
राजा कौन हुआ करते? भगवंत सिंह ने सेना कहां से बुलाई? गुर्जर मेव कहां पर विद्रोह कर देते हैं? भरतपुर राजा कौन थे? कौन से पॉलिटिकल एजेंट को छोड़ने की सलाह दी? अलवर में राजा कौन कौन थे? इन्होंने किसका साथ दिया? विनय सिंह ने कहां सेना भेजी? वो सेना कहां हार के आई? दीवान कौन थे? फैजुल्ला खान ने किसका साथ दिया? जयपुर के राजा कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसके कहने पे कौन से विद्रोही गिरफ्तार किए गए? सादुल्ला खां, उस विलायत खां, उस्मान खां और राजा राम सिंह सेकंड को क्या उपाधि मिली? कौन सा परगना मिला? कौन सा राजा अपनी रियासत के बाहर गया था? कहां के राजा थे? कहां विद्रोह दबा के? बाड़लू कहां पड़ता है? टिब्बी परगने के कितने गांव मिले? अमरचंद मांझी मूल रूप से कहां के थे? किसकी वित्तीय सहायता की? कहां पे की? इसलिए इन्हें क्रांति का? ये राजस्थान के, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको चाचा पे कितनी बार राजस्थान आए थे? पहली बार भीलवाड़ा के कौन से युद्ध में आ रहे? कुवाड़ा। कौन से में? कुवाड़ा। बात दोबारा किस में आ रहे? रकमगढ़ वाले में कोठारिया कौन से सामंत ने साथ दिया? कौन से राजा ने इनके खिलाफ सेना भेजी? कौन सी जगह पे पलाया था? कहां पे पलाया? कौन सी पलटन को छोड़ के कब्जा करके कितने रुपए लिए? वापस आते टाइम कहां कब्जा किया? बांसवाड़ा के राजा कौन थे? प्रतापगढ़ में किससे हारे? मेजर रोक। उस समय प्रतापगढ़ का राजा कौन था? सीकर में किससे हारे? कितने सैनिकों ने सरेंडर किया? कौन से राजा के सामने? सरदार सिंह तात्या टोपे कितने घोड़े दिए? टोंक के कौन से बंदे ने सहायता की? नासिर मोहम्मद खां। मेवाड़ में किस किसने की? केसरी सिंह सलुम्बर और जोध सिंह कोठारिया, इन्होंने सहायता की थी। कहां के जंगलों में पकड़े गए? किसके विश्वासघाती कांड? फांसी का विरोध किसने किया था? किसने किया था? राजनीतिक कारण ये थे कि रेजिडेंट जो था आंतरिक मामलों में, अंग्रेज उत्तराधिकार के मामलों में, राज्यों की सुरक्षा के नाम पर और नई सेनाओं का खर्चा किस पे डाल दिया? पुरानी रियासतों को तोड़ के 1806 में, 1817 में, 1838 में सामंतों के विशेषाधिकार, सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर, सामंतों की सेनाएं, इसलिए उनके सैनिक, राजाओं द्वारा दिया जाने वाला धन बहुत अधिक था, इसलिए राजाओं ने किसानों पर ब्रिटिश माल की अधिकता करना, हमारे उद्योग धंधे, और अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का विकास किया तो हमारे व्यापार वाणिज्य इतना ही बड़ा। लेको आगे बढ़ते हैं। आप घर पे जाके से खुद करते तो रिवीजन सुनाते हैं किसी को? है खुद ही बोल लेते हो? खुद पूरा याद आ जाता है? पीछा वो भी याद रहता है? कार्लाइल को पुरातत्व का जनक कहते हैं, सी कैट को जयपुर इंद्रगढ़ से, वो भी याद रहता है? कितनी टाइम लगता है इसे रिवीजन करने में? आधा घंटा, 40 मिनट, इतने में हो जाता है। मान लो पूरा वो सीए हैकेट से लेके कार्लाइल से लेके और लास्ट तक सेल चित्रों तक करना हो उसको, कि भाई कॉपी नहीं खोलनी अपने को, बैठे बैठे रिवीजन करना, कितना टाइम लगता है? 20 मिनट, 20-25 मिनट। तो वो 2-3 दिन और कर लो लगातार, उसके बाद वो 5-6 मिनट में हो जाएगा। जैसे मैं ना अभी बोल दूं आपके साथ 5 मिनट लगे ही नहीं, पर फिर वो पूरे पूरी लाइन नहीं, सीधा इतना यूं, कार्लाइल पुरातत्व का जनक, सी कैट जयपुर इंद्रगढ़ सेटनकार झालावाड़ बियालचीन जालोर बागोर भीलवाड़ा कोठारी वीरेंद्रनाथ मिश्र प्राचीन सभ्यताओं का पालना लघु भाषण उपकरण पशुपालन कृषि और तांबे के छेद वाली सुई तिलवाड़ा बाड़मेर लूणी वीरेंद्रनाथ मिश्र पशुपालन लघु भाषण उपकरण और अग्निकुंड भाद्र पचपदरा बूढ़ा पुष्कर जायल डीडवाना बनास आहड़ रतन चंद्र अग्रवाल आयड़ बेड़च उदयपुर अघाटपुर आठपुर धुलकोट। फिर ये आना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ इधर तो बताइए। इसका क्या याद करना है? प्राचीन नाम अघाटपुर आठपुर, ये तो अपने को पता प्राचीन नाम ये, बस क्या है वो याद करना है भाई। ये तो कभी कोई पूछेगा ना अघाटपुर तथा आठपुर क्या है? प्राचीन नाम, मध्यकालीन नाम, स्थानीय, नहीं पूछेगा ना। वो क्या पूछेगा? प्राचीन नाम बताओ, तो प्राचीन नाम अपने को पता है अघाटपुर आठपुर। फिर ऐसे ही याद आना चाहिए वह तांबे की बटियां, रंगाई छपाई उद्योग, बाट, बिना हत्थे का जलपात्र, लापिस लाजूली, वो यूनानी अपोलो के चित्र वाला सिक्का, 6 चूल्हे 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा, गेहूं ज्वार और बाजरा, सौ के साथ आभूषण, पक्की नींव, कच्ची ईंटें, और बाजरा नहीं था, गेहूं चावल और जाओ। और लास्ट वाला आपके कौन सा बचा है? हाँ, गेहूं ज्वार और चावल वो तो हो गया। इधर आप पक्की ईंटें, उसके बाद वो क्वार्ट्ज, कच्ची ईंटों में मिलाने के लिए क्या था? क्वार्ट। फिर गिलूंड, फिर मोड़िया मगरी, राजसमंद, ग्रेगरी पोसल, बीबी लाल, वीएस
सिंधे, पक्की ईंटें, 5 प्रकार के मृदमांड, मिट्टी के खिलौने, हाथी दांत की चूड़ियां और पत्थर की गोलियां। बालातल हड़प्पा सभ्यता से वीरेंद्रनाथ मिश्र, 11 कमरों के भवन, लोहे की भट्टियां, नलकूप और हाथ से बना हुआ कपड़ा। ओजियाना, भीलवाड़ा, वीरेंद्र वो आपके बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी, गाय और बैल की मणमुट। कालीबंगा, काली चूड़ियां, घग्गर, ओरेल स्टाइन, अल्पितो सिंदूरी, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर, एमडी खरे। उसके बाद पांच स्तर, 1-2 प्राक हड़प्पा, 2-3 4 आपके विकसित हड़प्पा। कोट दीजी पश्चिमी भाग, दुर्ग प्रशासनिक भवन, पूर्वी भाग निचला नगर, उसके अंदर जनसामान्य के मकान। द्वारपाल कक्ष, जुतावा खेत, एक साथ 2 फसलें, कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, लकड़ी की नालियां, जल निकासी प्रणाली का अभाव, 7 अग्निकुंड, युग्मित समाधान, बेलनाकार मुहर, 6 छेद वाली एक खोपड़ी, भूकंप। इधर जाओ। उसके बाद चौथी बीकानेर, अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम, कालीबंगा, प्रथम पुगल सावनिया, अनूपगढ़, तरखानवाला डारा, चक 64। खत्म है, इतना ही होना चाहिए और क्या है, ये दिमाग में चलने चाहिए। होना ऐसा चाहिए कि कभी आप खाना खाने के लिए बैठो और अचानक रुक जाओ और आपके दिमाग में अनूपगढ़, तरखानवाला डेरा, चक चक चक, क्या था 72, ना 72, नहीं नहीं 80 नहीं, और आपके साथ वाला कह रहा भाई कहाँ है रे, अब रुक जा यार, चक है, कौन सा चक, ये कर रहे हैं इसका मतलब तो पढ़ाई हो रही है। और किताब खोल ली तब तो पढ़ ली चीजें, किताब बंद करने के बाद पढ़ाई से अपना कोई भी लेना देना, ईट स्टडी, ड्रिंक स्टडी, स्लीप स्टडी, वॉक स्टडी, तब पढ़ाई है ना, और ये हो जाएगा। थोड़े दिन में उस सपने में उठोगे कि चक 64 है, 64 है, 64 है। आगे पढ़ते हैं, कौन कौन से लिख लिए, राजनीतिक, प्रशासनिक और चलो आगे लिखो। सामाजिक धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, सामाजिक धार्मिक कारण, सोशियो रिलीजियस कॉजेज। अपने क्या भारत में समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जी, धर्म को समाज से अलग नहीं कर सकते और समाज को धर्म से अलग, इसलिए अपने दोनों एक साथ ही लिख लिए सामाजिक धार्मिक। पर मैं पढ़ा अलग अलग दूंगा तो आपके समझ में आ जाएंगे। पहले कौन से पढ़ ले, अंग्रेजों ने जब अपने देश पे कब्जा किया था ना, तो उसके पीछे उनका एक लॉजिक था, 3G। कौन सा लॉजिक था, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। कौन सा लॉजिक है 3G, बताओ देख क्या क्या, गोल्ड, गॉड और, जहां पर हम कब्जा करेंगे वहां पर व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो मिलेगा सोना, क्या मिलेगा, गोल्ड। जहां पर कब्जा करेंगे वहां ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, गोल्ड। जहां पे कब्जा करेंगे उस देश पर अपना, जहां पर व्यापार करेंगे उस देश पर अधिकार हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा तो अपने देश की क्या बढ़ेगी, ग्लोरी। मान लो आज भारत भूटान नेपाल पर कब्जा कर ले, ग्लोरी तो बढ़ेगी, है ना। आप सोच के देखो कि जिन दिनों अंग्रेजों का पूरी दुनिया पर कब्जा था, कि अमेरिका पे भी उनका कब्जा, ऑस्ट्रेलिया पे भी उनका कब्जा, अफ्रीका पे उनका कब्जा, एशिया पे उनका कब्जा, तो उनका कोई नागरिक जब दुनिया का मैप देखता तो दुनिया के मैप में सब जगह इंग्लैंड 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 देखता, कितना गर्व होता। ग्लोरी यही तो है अपने, ये छोटा सा पीओके है ना, इसमें भी अपने ये मिल जाए तो मैं कहूँ उस रात को नींद नहीं आएगी अपने, है ना। और वो मैं आपको बता ही दूं, ये 2024 से पहले पहले मिल जाएगा। ये जो इधर गिलगित बाल्टिस्तान वाला है ना, ये 2024 वाले चुनाव से पहले पहले मिल मिला जाएगा आपने को, क्योंकि वरना बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। ये तो मैं तो डेली रात को सोता हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार में देता हूँ आज मिला कि नहीं मिला, क्यों मेरे को पता कभी भी मिल जाएगा, रात को कभी करेंगे और मिल मिला जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हालत भयंकर खराब है, आटा है नहीं उनके पास, लाइट है नहीं, तेल है नहीं उनके पास में, तो वो खराब हालत है। ये गिलगित बाल्टिस्तान में मुझे लगता है खुद ही भाग के आ जाएंगे कि हमें रखो रे। आपको पता है 1990 तक बर्लिन के बीचों बीच दीवार थी, पश्चिमी जर्मनी अलग, पूर्वी जर्मनी अलग। हालत ये है कि पूर्वी जर्मनी भूखा मरने लग गया, पश्चिमी जर्मनी में मजे करे लोग, तो पूर्वी जर्मनी वालों ने दीवार तोड़ दी, उनका हम उधर जाएंगे काम करेंगे और ये नहीं रहेंगे अलग देश के अंदर, तो जर्मनी एकीकरण हो गया था, उधर वाले लोग खुद ही भाग के आ गए थे। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान वाले आने वाले हैं थोड़े दिनों के अंदर, तो मिलो तो देख लो, एक वो छोटा सा है और उसमें मैंने कहा कि अपने को मिल जाएगा, तो भी अपने गर्व अनुभूति होती है, अरे कि मिल जाए। तो अंग्रेजों ने जो पूरी दुनिया पे राज किया तो उनको कितनी ग्लोरी मिलती होगी इस बात के लिए। तो 3G का सिद्धांत है, कौन कौन सा बताओ, गोल्ड, गॉड और ग्लोरी। तो एक तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते।
फिर वो अपनी परंपराएं भी लागू करते हैं यहाँ पे कि जैसे हम है वैसे वैसे तुम बनो यार यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी कई कुरीतियां थी जिनको मिटा दी। अंग्रेजों को थैंक यू बोलना चाहिए इस चीज के लिए कि भाई वो आए, उन्होंने सती प्रथा बंद कर दी। सती प्रथा नहीं होगी भाई आज के बाद, है ना। वो आए और उन्होंने कहा भाई दास प्रथा नहीं होगी, आप किसी को खरीद ही नहीं सकते, वरना आपने तो गुलामी वाली प्रथा थी, दास खरीद सकते हो। आपको घर पे काम करने के लिए नौकर चाहिए, मार्केट के दो आदमी लिए कि चलो हमारे घर पे काम करो, उनको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं। दास प्रथा का स्लेवरी सिस्टम था वो समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा हम चाइल्ड मैरिज नहीं होने देंगे, विडो रीमैरिज की जा सकती है, ये सब चीजें करनी शुरू की। भारत में एक बहुत भयंकर बीमारी है, हम हर नई चीज का विरोध करते हैं। हर नई चीज का, भले ही वो अच्छी हो भले ही वो बुरी, अपने को एक बार तो विरोध करना है। थोड़े दिनों बाद अपने को समझ आ जाती है कि यार तब मूर्खता ही की थी, वो विरोध क्यों किया था, पर फिर भी अपने लगता है कि नहीं, नया हो रहा है इसका मतलब अच्छा नहीं है। हम यथास्थितिवादी हैं। कैसे लोग हैं? जो चल रहा है वो स्टेटस को चल रहे में किसी प्रकार का चेंज आना नहीं चाहिए। तो अंग्रेजों ने जब हमारी सामाजिक परंपराओं में इंटरफेयर किया, हम कहते थे सती प्रथा हमारी जो सामाजिक परंपरा है उनमें इंटरफेयर किया, तो हमने इसको भी खिलाफत माना। हम इसके इस वजह से भी अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भर गए कि अंग्रेज हमारी सामाजिक परंपराओं में इंटरफेयर कर रहे हैं। हमने कहा तुम कौन होते हो भाई बताने वाले, सती करनी है कि नहीं करनी, हमारी लुगाई, रखे तो रखे, बाले तो बाले। लिखो, ए भी लगा के लिखो। अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन अवर सोशल कस्टम्स। अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन अवर सोशल कस्टम्स। अंग्रेजों ने हमारी सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया था। ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन अवर सोशल कस्टम्स। तो ये तो है ना, ये आपके जब टीवी आया था ना अपने देश में, रंगीन टीवी, तो उसका भी हमारे देश के लोगों ने विरोध किया। बीजेपी वालों ने रैली निकाली थी रंगीन टीवी के खिलाफ कि हमारे देश में रंगीन टीवी नहीं आना चाहिए। क्यों? कि रंगीन टीवी पर रंगीन रंगीन चीजें आएगी और उनको देख के हमारे टावर भी क्या हो जाएंगे, हमारी संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, इसलिए इस प्रकार की चीजें आनी नहीं। फिर धीरे धीरे लोगों ने समझा कि मूर्खों तुम वैसे रंगीन ही हो, बिना रंगीन टीवी के भी तुम्हारी जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है ना, रंगीनियत में कमी तो तुम्हारे उल्टा रंगीन टीवी आ जाएगी, जो मनोरंजन का एक साधन आएगा, जनसंख्या कम बढ़ेगी तुम्हारे ना, अल्टरनेट होगा तुम्हारे पास कुछ देखने के लिए। कंप्यूटर आया था ना, कंप्यूटर, उसके खिलाफ ये बीजेपी वाले मुलायम सिंह यादव इन सब ने रैली निकाली थी, भारत में कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए कंप्यूटर? तो आप कह रहे हो ना कि एक कंप्यूटर 10 लोगों के बराबर काम करता है, उसमें 10 लोगों को बराबर दिमाग है, हाँ एक कंप्यूटर 10 लोगों के बराबर काम करेगा, फिर 9 तो बेरोजगार, 9 के पास तो काम बचेगा ही नहीं। तो हमने कंप्यूटर के खिलाफ रैलियां निकाली हुई है कि नहीं, हम हमारे देश में क्या नहीं आने देंगे। जबकि आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया पे राज कर रहा है कंप्यूटर के कारण। आज यदि हम इस बात पर राजी होते हैं कि साहब सत्या नडेला, सुंदर पिचाई है, ये सारे के सारे, कोई गूगल का बन गया, कोई माइक्रोसॉफ्ट का बन गया, कोई ट्विटर पे बन गया, कोई कहीं बन गया, पराग अग्रवाल, सारे के सारे बन गए, तो इसका रीजन क्या है? कंप्यूटर है ना। बीपीओ सेक्टर, बीपीओ सेक्टर बोलते हैं इसको। ये जो बीपीओ सेक्टर है इसमें भारत दुनिया पे राज करता है। दुनिया में सबसे अधिक नौकरियां, ये कंप्यूटर वाली नौकरियां दुनिया में यदि सबसे अधिक किसी के पास है तो किसके पास में? भारतीयों के पास में। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का बयान था एक बार कि अमेरिका वालों पढ़ लो वरना इंडियंस तुम्हारी सारी नौकरी खा जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को बयान देना पड़ गया, इसका मतलब अपने वाले घुस गए, पूरा का पूरा केबिन इंडियन से भरा पड़ा है। इसके दो रीजन, एक तो अपने को कंप्यूटर बहुत अच्छा आया चलाना, सब दुनिया में सबसे अच्छा कंप्यूटर के इंजीनियर ही हम हुए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इंजीनियर जो हुए। दूसरा बड़ा कारण, भारतीयों की इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब मैं जैसे कहता हूँ भारतीयों की इंग्लिश अच्छी है तो आप खुद की तरफ देखते हो, आप मेरी तरफ देखते हो कि झूठे, तेरे को खुद को ही नहीं आती, हमें भी नहीं आती, तू कह रहा भारतीयों की अच्छी है। पर जब मैं भारत कहता हूं ना तो उसमें साउथ इंडिया भी शामिल होता है ना, चिन्ना स्वामी, रामा स्वामी, अय्यर वो जो है ना उनकी इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी है। साउथ इंडिया इंग्लिश ही बोलता है पूरा का पूरा, इसलिए ये जितने अमेरिका के अंदर जॉब कर रहे हैं वो सारे साउथ इंडियन है। ये सत्या नडेला और सुंदर पिचाई, ये सारे के सारे कौन है? राकेश कुमार, सुरेश कुमार एक ही नहीं है। अपने वालों ने इतना दिमाग ही नहीं लगा, मरने दो रे, इतना कौन करे, सारे के सारे साउथ इंडियन है। तो साउथ इंडियन कंप्यूटर वाले मामले में भी अच्छे हुए, साउथ इंडियन की इंग्लिश भी बहुत ही अच्छी। और इसमें तो कोई दूसरी बात भी नहीं। वे देश जहां पे अंग्रेजों का कब्जा रहा था, इंग्लिश उनकी अच्छी है।
और किसकी इंग्लिश अच्छी होगी, है ना। वो तो मैं पहली बार रसिया घूमने के लिए गया था, तब मैंने वहां वो क्या लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग करते हैं पूरी दुनिया में। अंग्रेजों ने जहां राज किया उसको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में ड्राइविंग लेफ्ट साइड से होती है। अपने ड्राइविंग अपने राइट साइड से करते हैं, वो लेफ्ट साइड से करते हैं। अब वो लेफ्ट साइड वाली गाड़ियों में पहली बार ही बैठे तो उनमें डर लगता है कि भाई लेफ्ट साइड से चला रहा है, वो अचानक क्यों घुमा देता है, अपने लगता है अब ये अंदर आएगी, एक इधर जा रही एक इधर जा रही। अब उसने उधर घुमाई तो मुझे लगा ये आ गया, मैं गया यार तुम डराते हो। जबकि घूमेगा तो वो भी उधर ही घूमेगा, तो वो दोनों उधर घूम जाते हैं अपने। तो मैंने उसका कहा यार तुम्हें गाड़ियां नहीं चलानी आती, अरे क्या तरीका है, इधर लेफ्ट साइड के अंदर स्टीयरिंग लगा के बैठ गए तुम लोग। तो उस गाइड ने मेरी तरफ देखा, उसने कहा ये है ना ज्यादा यूं मत करो इस बात के लिए, तुम राइट साइड में इसलिए चलाते क्योंकि अंग्रेजों गुलाम थे। मैं सॉरी ब्रो गलती हो गई यार, इतने यूं घाव क्यों कुरेद रहा है तुम और फिर उसने कहा इसीलिए तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। वहां रशिया में किसी को इंग्लिश आती ही नहीं, गाइड को ले दे के उतनी थोड़ी ठीक अंग्रेजी आती है, वो तो गाइड है, मतलब उसने इंग्लिश का कोर्स किया है इसलिए उसको आती है। बाकी आप साधारण किसी बंदे से बात करेंगे उनको आएगी नहीं। तो पहली बार तो हम गए तो हमारे साथ उपेंद्र सर थे, अब कभी क्लास में आएंगे, 2016 में 5वीं रैंक थी उपेंद्र शर्मा सर, एसडीएम है। तो वो पहली बार गए साथ में, अब वो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए तो इंग्लिश बहुत अच्छी, तो किसी से जाके बात करे भयंकर वाली अंग्रेजी बोले, अगले बंदे के पल्ले ही नहीं पड़े। तो एक तो कोई वो करनी थी, टैक्सी करनी थी एयरपोर्ट के लिए, टैक्सी करनी, तो उन्होंने जाके पता नहीं क्या बोला, उस टैक्सी वाले के बापड़े कुछ ही नहीं समझ में आया। मैं रुको मैं बात करता हूँ उससे, फिर मैंने जाके अंग्रेजी बोली, मैं फ्लाई फ्लाई प्लेन प्लेन फ्लाई, रशिया टू इंडिया रशिया टू इंडिया। उसने कहा ओके एयरपोर्ट मनुष्य को भाषा की आवश्यकता नहीं, भावों की आवश्यकता है, भाव होने चाहिए भाई साहब। देखो इसको इजीली समझ में आ गई, तो वहां जाके मेरे को बड़ा प्राउड फील होता था कि यार अपनी अंग्रेजी कितनी शानदार है ना, अपने किसी को भी अंग्रेजी में समझाने में कामयाब है। जबकि यहाँ को इंग्लिश मीडियम वाला टाबरी मिल जाता तो अपने लगता है ये अंग्रेजी बोलेगा, अपने से तो बोली नहीं जाएगी सामने, तो अपने हिंदी बोल के काम चला लो उसके अंदर। तो अपने इंग्लिश बहुत अच्छी, अपना कंप्यूटर बहुत अच्छा, इसलिए अपने दुनिया पे राज कर रहे हैं। पर किसी टाइम जब ये आया था तब हमने सबने विरोध किया, हम अंग्रेजी का भी विरोध करते हुए मिल जाते हैं आज भी, है ना। जबकि अंग्रेजी अब नहीं हटाई जा सकती जी, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है, आनी ही चाहिए। अपने को नहीं आती है तो ये कमी है, अब सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। दुनिया में अपॉर्चुनिटी यदि वो भाषा दे रही है तो उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। साउथ इंडिया कर गया तो साउथ इंडिया अपने से इस मामले में क्या निकल गया, आगे आगे निकल गया। तो सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने इंटरफेयर, और भारतीय जनता कभी भी इन चीजों को समझ नहीं पाती। दूसरा, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। अच्छा, होता क्या है कि जब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का मतलब लोगों को ईसाई बनाना, ये तो मतलब हो गया भाई, लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या बनाया जाए, ईसाई। भाई उनका सीधा साधा, भाई अपने धर्म के लोग ज्यादा होंगे तो अपना विरोध नहीं करेंगे, तो अपने धर्म के लोग ज्यादा होने चाहिए। तो अब ईसाई बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से दो धर्म है यहाँ पर, एक तो हिंदू और एक क्या है, इस्लाम। तो हिंदुओं को और मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि भाई ईसाई धर्म तो अच्छा है और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म अच्छा। आप यूं समझ लीजिए कि आप यदि एक नई दुकान खोलते हैं तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, आपकी दुकान की चीजों की तारीफ करनी पड़ेगी, और जो पहले से दो दुकानें चल रही है उनकी दुकानों की चीजों की आलोचना करनी पड़ेगी। वैसे आपने पंखे की दुकान खोली तो आप किसी ग्राहक को कहोगे कि भाई साहब मेरा पंखा बहुत अच्छा है ना, ये पंखा सस्ता भी है, ये पंखा तेज हवा देता है, कोने कोने तक पहुंचाए हवा, उधर भी बैठ जाएंगे तो आपके पास में हवा आ जाएगी, है ना, ज्यादा आवाज भी करता नहीं है, बिजली का बिल भी इसका कम आता है, ये विशेषता आपके पंखे की। पर साथ में आप ये और कहोगे ये पड़ोसियों का पंखा है ना, हो सकता है ये 50 रुपए सस्ता भी मिल जाए, पर भाई साहब घर 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 घर, और महाराजा गंगा सिंह के टाइम का चलता है, क्यों लगता है अब गिरा अब गिरा। और ज्यादा मेहमान आ गए तो खाली नीचे नीचे हवा देता है, साइड वाले को तो हवा देता ही। और बिजली का बिल तो आप बाहर जाके देखोगे तो आपको लगेगा ए लगातार चल रहा है ऐसे, तो वैसा भी है, मतलब यही करना पड़ेगा, एक स्वाभाविक दुकानदार यही करेगा। तो ये का ये जो ईसाई मिशनरी आया करते थे यहाँ पे, उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्म की मजाक उड़ानी शुरू कर दी। हिंदू और इस्लाम धर्म की, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मिशन लेके आते, इसलिए बोलते हैं मिशनरी। क्या बोलते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, मिशन पर आते, इसलिए क्या बोलते हैं उनको, ईसाई मिशन। वो आके यहाँ पर फिर वो बाद में लोगों को यूं कहते हैं भाई हिंदू धर्म में तो देखो तुम कितने तो देवी देवता, तुम्हारे एक भगवान तो है ही नहीं, फिर तुम्हारे तो देवी देवता भी अजीब अजीब है। ऐसे कैसे हो सकता है कि नीचे से आदमी ऊपर से आती, गणेश जी महाराज है ना, हनुमान जी देखो तुम्हारे तो यार पूंछ है उसके। अब ये बात को तीसरा आदमी आके कहेगा तो गुस्सा आता है। भाई मैं गणेश जी के लिए मैं खुद कह देता हूँ कि यार गणेश जी महाराज की बड़ी दिक्कत है, गणेश जी महाराज मोटे ताजे हैं फिर भी नैनो पे घूमते रहते हैं, चूहा है ना, थोड़ी गाड़ी बड़ी होनी चाहिए यार गणेश जी महाराज के पास में, है ना। तो मैं कह देता हूँ यार गणेश जी महाराज फिट भी नहीं है, जिम भी नहीं जाते यार,
तो आ रखी है गणेश जी महाराज के। पर मुझे लगता है मैं गणेश जी के बारे में कह सकता हूँ, माई फ्रेंड गणेशा। पर वो तीसरा आदमी गणेश जी के बारे में बोले तो मेरा जी करेगा इसकी सूंड तोड़ दूं मैं सबसे पहले, इसका नाक फोड़ूं। ये गणेश जी के बारे में कैसे कह सकता है? ये क्या इस्लाम के बारे में था, इस्लाम की मजाक उड़ाते, ये अपने लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। लिखो, ईसाई मिशनरियों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्म की मजाक बनाई। क्रिश्चियन मिशनरीज मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्म की मजाक बनाई। क्रिश्चियन मिशनरीज मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। ईसाई मिशनरियों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्म की मजाक बनाई। क्रिश्चियन मिशनरीज मेड फन ऑन हिंदू एंड इस्लाम रिलीजन। थोड़े बहुत वैसे कांड कर लेते कि स्कूल खोलते। ईसाई मिशनरी जीते थे ना, इनका सबसे मुख्य टारगेट था स्कूल। एक तो स्कूल खोले जाएं, एक हॉस्पिटल्स। तो आप अभी भी नोटिस करो कि सेंट नाम के खूब सारे स्कूल मिलेंगे। तो ये परंपरा अंग्रेजों के टाइम की खोली हुई उस समय, ये सेंट वाले स्कूल थे। और चूंकि पढ़ाई लिखाई आती उनको थी तो पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। इसलिए आज भी अपने दिमाग में है कि सेंट नाम का कोई भी स्कूल, इसका मतलब उसमें पढ़ाई अच्छी होती है। सेंट पॉल, सेंट पीटर, सेंट जेवियर, सेंट एंसलम, सेंट एंडमंड, सेंट लगा के कुछ ही खोल लिया मतलब पढ़ाई होगी। मैं कहता हूँ यही अपने खोल दे, संत रामदेव जी महाराज, संत तेजा जी महाराज, संत बाबू जी महाराज, तो अपने वाले कोई नहीं दे। घर को जोगी जोगणो, नान गांव को सिद्ध, तो उनमें थोड़ा रहता ही उस प्रकार। तो ये वैसा कर लेते कि भाई लोगों की मेंटेलिटी बदलने का सबसे अच्छा तरीका एजुकेशन। एजुकेशन के माध्यम से कोई मेंटेलिटी चेंज की जा सकती है। तो बच्चों को पिकनिक लेके गए, पिकनिक लेके गए तो बच्चों का, लो बच्चों इधर आओ, चलो स्विमिंग पूल की तरफ चलते हैं। स्विमिंग पूल की तरफ लेके गए, फिर बच्चों का, बच्चों ये क्या है, मूर्ति दिखाई। बच्चों ने कहा ये गणेश जी महाराज है, गणेश जी। मूर्ति को फेंक दी स्विमिंग पूल, मूर्ति डूब गई। पत्थर की मूर्ति थी, डूबनी थी। वापस दिखाया बच्चों ये क्या है, बच्चों ने कहा तो मस्जिद है, मस्जिद, फेंक दी, मस्जिद डूब गई। तीसरी बार देखा बच्चों ये क्या है, ये गुरु नानक जी महाराज है, फेंक दी, वो डूब गई। चौथी बार देखा बच्चों ये क्या है, ये यीशु है, जीसस। इस बार मूर्ति फेंकी, वो मूर्ति लकड़ी की थी, तैर रहे हैं। का बाकी वाले भगवान तो खुद को भी डूबने से बचा नहीं। कौन है जो तैर सकता है, तो जीसस। इसलिए तुम्हें भी कौन बचा सकता है यदि तुम डूब गए तो, जीसस। तो लो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो गया। वापस बच्चों को लाए, वापस के बच्चों का लो बस में बैठो, चलते हैं चलते हैं। बच्चे बस में बैठ गए, फिर बच्चों का गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, खराब हो गई। तो सर अब क्या करें, तो बस के धक्का लगाना पड़ेगा। तो टावरों को धक्के लगाने में मजे आते हैं। सारे बच्चे आगे उतर गए, सर धक्का लगा देंगे, अभी धक्का लगा देंगे, रुको पहले। पहले एक बार जोर से बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय बोल के धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट नहीं। फिर वापस बोल दो अल्लाह अकबर, गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं। एक बार वापस बोल दो वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह, गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हुई। अब का बच्चों रुको, एक बार हाथ जोड़ के जीसस को याद करो। हाथ जोड़ के बच्चों ने जीसस की प्रेयर की। अब बच्चों धक्का लगाओ, बच्चों जैसे हाथ लगाया, ड्राइवर ने चाबी भी लगा दी। भाई इतनी देर तक ड्राइवर चाबी भी तो नहीं लगा रहा था, चाबी लगाता स्टार्ट हो गई। तो बच्चों बंद पड़ी गाड़ी को कौन रवाना कर सकता है, जीसस। तो तुम्हारी गाड़ी भी रुक जाए तो आगे कौन बढ़ाएगा जिंदगी गाड़ी को, जीसस। सीधी सी बात। तो ये ईसाई मिशनरियों का प्रभाव हो गया। अगला लिखो, साहित्य कारण, लिटरेरी कॉजेज। साहित्य कारण, लिटरेरी कॉजेज। साहित्य समझते हो ना, किताबें। साहित्य कारण अलग नहीं होंगे, सामाजिक धार्मिक होते हैं क्या साहित्य। लिटरेरी कॉजेज, साहित्य मतलब किताबें। किताबों में ऐसा क्या लिखा जा रहा था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ होगा, इसका मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं। कैसा साहित्य लिखा जा रहा था, नेशनलिज्म वाला साहित्य लिखा जा रहा है, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ भावनाएं थी। वो किताब कोई भी पढ़ेगा तो उसमें क्रांति की बातें आएगी। लिखो, हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की। अवर स्कॉलर्स रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की, रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। अंग्रेज विरोधी पुस्तकों की रचना की, रोट एंटी ब्रिटिश बुक्स। जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म। जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म। जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ, विच इन्फ्यूज्ड नेशनलिज्म। जैसे मैं बताता हूं, एक अपने राइटर वे जोधपुर के बांकीदास जी, क्या नाम था, पढ़ेंगे आगे, राजा महाराजा पढ़ेंगे तब बांकीदास जी और पढ़ेंगे। और बांकीदास जी ने एक बुक लिखी, आयो अंग्रेज मुल्क रहे ऊपर। क्या लिखी, अब इस बुक के नाम से लग रहा है देखो अंग्रेजों के खिलाफ होगी, लिख लो।
जैसे करके उतार लो लाइक। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ऐसे एक राइटर और कभी आपने नाम सुना हो तो सूर्यमल मिशन, सुना होगा नाम आपने। और इन्होंने एक बुक लिखी थी वीर सतसई। कौन सी बुक लिखी? जिसमें वीरता के 700 दोहे लिखे गए, इसलिए बुक का नाम क्या हो गया? वीर सत। इला न देनी आपनी न हल रियो हुल राय को पूत सिखाना पालना न मरण बढ़ाई माए। एक माँ अपने बच्चे को पालने में झुलाती भी कहती है मर जाना पर धरती मत देना किसी को। अब ऐसे कोई भी दोहे सुनेगा तो वो आदमी कहेगा मर जाएंगे लेकिन धरती तो कम से कम। जिन बन भूल न जाऊता गेंद की गिदराज उन बन जंभुक ताकड़ा न उधम मंडे आज। जिन वनों में कभी गेंडे और गिद्ध जैसे बड़े बड़े जानवर भी घुसने से डरते थे, वहां पर आज सुअर और गिद्दड़ भी आके उधम मचा के चले जाते हैं। मतलब जिस राजस्थान में कभी तुर्क और मुगल भी आने से डरते थे, वहां पर मराठे पिंडारी और अंग्रेज आके उधम मचाते हैं। तो फिर किसी बंदे को लगेगा अच्छा अंग्रेज तो कमजोर ही है, पीट लेते हैं इनको। तो फिर बाहुनाहणी है इस प्रकार की। तो साहित्यिक में कौन कौन से दो बताओगे? बांकीदास जी की बुक कौन सी है और सूर्यमल जी की बुक कौन सी है? अगला लिख लो सैनिक कारण, मिलिट्री कोज, मिलिट्री कोजेस। सैनिक कारण, मिलिट्री कोजेस। अंग्रेजों की सेना में दो प्रकार के लोग होते, एक तो इंडियंस होते रहे, कौन होते? अंग्रेज। पर उनमें भेदभाव होता, अंग्रेजों की तनख्वाह ज्यादा, इंडियंस की तनख्वाह कम। अंग्रेजों का प्रमोशन जल्दी, इंडियंस का प्रमोशन कम। अंग्रेजों के रहने की जगह अलग, इंडियंस के रहने की जगह अलग। उनकी सैलरी ज्यादा, इनकी सैलरी कम। तो पद और वेतन को लेके भेदभाव। किसको लेके भेदभाव? पद और वेतन को लेके भेदभाव। किस आधार पर भेदभाव? नस्ल के आधार पर। किसके आधार पर? नस्ल। एक तो ये हो कि मैं ये कह दूंगी यार तुम काम ही कम करते हो, है ना, ये तो काम के आधार पर हो। मैं कहूँ भाई इधर वाले काम ज्यादा करते हैं, इधर वाले काम कम करते हैं, इनकी तनख्वाह कम और इनकी तनख्वाह ज्यादा। पर मैं कहूंगी ना ये गोरे हैं इसलिए तनख्वाह ज्यादा और ये काले हैं इसलिए तनख्वाह कम। ये बात तो गलत है ना, काम तो बराबर करवा रहे हो आप। लिखो अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन को लेकर नस्लीय भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी। लिख, तू खुद लिख, देख क्या लिखेगी। क्या करते हैं अंग्रेज? सुन ले, इधर देख पहले मेरे तक। अंग्रेज क्या करते थे? पद व वेतन को लेकर क्या करते? कौन सा भेदभाव? खुद लिखा, जो तेरे से लिखा जाए। अंग्रेज पद व वेतन को लेकर भारतीय सैनिकों के साथ नस्लीय भेदभाव करते थे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन को लेकर नस्लीय भेदभाव करते थे। ब्रिटिशर्स डिड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स रिगार्डिंग पोस्ट एंड सैलरी। किस किस को लेके? पद व वेतन को। कौन सा भेदभाव करते? किसके साथ? भारतीय। कौन करते? एक और लिख लो, लास्ट लिख लो, तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोच। तात्कालिक कारण, इमीडिएट कोच। पहले अंग्रेज एक बंदूक यूज में लेते, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस नाम की बंदूक थी। अब एक नई बंदूक लेके आ गए थे, एनफील्ड। कौन सी बंदूक थी? और इस बंदूक के अंदर चर्बी वाले कारतूस थे। कैसे कारतूस थे? और उन चार चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ अपने में गुस्सा था, ग्रीड कार्टिजेस थे। लिखो अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू यूज न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। स्टार्टेड टू यूज न्यू एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस। तथा इन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीड कार्टिजेस वर यूज्ड इन दीज राइफल्स। तथा इन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। एंड ग्रीड कार्टिजेस वर यूज्ड इन दीज राइफल्स।
तथा इन बंदूकों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था एंड ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वर यूज्ड इन दीज राइफल्स। ये भाई हो गया आपके 57 की क्रांति के कारण। लिख दोगे? कभी क्वेश्चन आया भाई राजस्थान में 57 की क्रांति के कारण बताइए, तो बता सकते हो? अलग अलग छांट लिए हमने, राजनीतिक अलग कर लिए, प्रशासनिक अलग कर लिए, सारे छांट, तो आइए अलग अलग लिख लेना आप। आगे एक कारण ये भी है कि क्रांति फेल क्यों गई। क्रांति हुई तो लेकिन सफल नहीं हुई, तो हम ये पढ़ ले असफलता के कारण। लिखो, अगला हेडिंग डालो, नया टॉपिक लिखो, क्रांति की असफलता के कारण। मतलब क्रांति के कारण हो गए, अब असफलता के कारण। क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। क्रांति की असफलता के कारण, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट। ये तो ना, कभी भी आपको हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन लिखवाया जाए कि असफलता कारण बताओ, भले ही वो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता हो, भले ही वो 1857 की क्रांति की असफलता हो, फ्रांस की क्रांति की असफलता हो, रूस की क्रांति की असफलता हो, दो तीन बातें हमेशा ही लिखनी कि फेल हुए, इसका मतलब उन लोगों का संगठन अच्छा नहीं था। क्या अच्छा नहीं था? इसका मतलब उन लोगों की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, है ना। इसका मतलब उन लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं था, है ना। इसका मतलब उनके नेता बेलखने थे। भाई कमी कमी होगी तभी तो फेल होंगे ना। भाई आप कोई बच्चा आरएस का एग्जाम देता है, मैं उसको भाई फेल क्यों हो गया, तो कहेगा सर भाई मैंने ये सब्जेक्ट कम पढ़ा था, या मैं जब पेपर दे रहा था तब मेरे से ओएमआर सीट गलत भर गई थी, या सर मैं 2.5 घंटे तक तो ध्यान ही नहीं रहा कि ओएमआर भरनी है, मैं पेपर करने में लगा रहा, लास्ट में टाइम ही नहीं मिला ओएमआर भरने का। यही तो कारण रहेंगे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा फेल हुआ है। तो सेम, तो कहीं भी क्रांति कोई फेल हो, कोई आंदोलन फेल हो, तो सीधा सीधा इसका मतलब उनके संगठन की क्या थी, कमी, रणनीति की कमी है, सामंजस्य कमी है। आप देख लो, अपने यहाँ संगठन तो ही नहीं, है ना। अलग अलग, कुशाल सिंह चंपावत अपने अलग दुकानदारी जमा रखी है, वकील जयदयाल ने अपनी अलग दुकानदारी जमा रखी है, जिसके जहां जी में लठ लेके खड़ा हो गया। ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई भी चीज ही नहीं, स्ट्रेटेजी तो थी नहीं। कभी जी में आया तब उठ के खड़े हो गए। स्ट्रेटेजी होती है कि भाई ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। इनके दिमाग खाली ये था अंग्रेजों को मारना है, फिर मार दिया अंग्रेजों को। चलो आपने एरनपुरा छावनी वालों ने अंग्रेजों को मार दिया, अब क्या करोगे, तो 4 महीने बैठे थे आराम से। कोऑर्डिनेशन नाम की चीज नहीं है। नसीराबाद वाले नीमच वालों में कोई बातचीत नहीं है आपस में, वरना नसीराबाद में 28 को, नीमच में 3 जून को, एरनपुरा वाले 21 अगस्त को, कोटा वाले 15 अक्टूबर को। तो कोऑर्डिनेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है ना हमें कहीं। नेतागिरी में भी कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। अच्छा लीडर होता सबको एक साथ लेके चलता, ये सबको एक साथ ले नहीं पाए थे। तो किस किस की कमी है? संगठन, रणनीति, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप। लिखो, संगठन, रणनीति, सामंजस्य तथा नेतृत्व का अभाव था। देयर वॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। संगठन, रणनीति, सामंजस्य तथा नेतृत्व का अभाव था। देयर वॉज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन एंड लीडरशिप। संगठन, रणनीति, सामंजस्य तथा नेतृत्व का अभाव। किस किस का अभाव बताओ देखिए? संगठन, रणनीति, सामंजस्य। इससे अपने दूसरा पॉइंट बना लेते हैं कि सामंजस्य का अभाव था, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में क्रांति हुई, और अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में क्रांति हुई, इसलिए अंग्रेजों को दबाने का मौका मिल गया, है ना। नसीराबाद में 28 मई को भी अंग्रेजों ने दबा ली, 5 दिन का टाइम मिला, फिर नीमच के अंदर भी उन्होंने वो जाके दबा दी, फिर 2 महीने बैठे रहे 21 अगस्त को रणपुरा, उन्होंने वो जाके दबा दी, फिर 2 महीने बैठे रहे 15 अक्टूबर को कोटा वालों की, उन्होंने वो जाके दबा दी। आप सपोज करो पूरे राजस्थान में एक साथ ही कर देते तो 28 मई को ही होगी मान लो सब जगह, कहां दबाते भाई। मैं कहता हूं पूरे राजस्थान में अंग्रेज थे 30, सारी छावनियों में मिला के अंग्रेज कितने थे? थोड़े बहुत मान लो इंडियंस उनके साथ में हो जाते, पर फिर भी सारे अपने वाले करते तो अपने वाले ज्यादा पड़ते ना। अपने वाले ज्यादा नहीं थे, वो दूसरे वाले ज्यादा थे। लिखो, 2 नंबर लिखो। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सेंटर्स। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सेंटर्स। अलग अलग स्थानों पर क्रांति अलग अलग समय में हुई थी। रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट सेंटर्स। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिल जाता था। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिल जाता था। सो ब्रिटिशर्स गॉट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट।
सो ब्रिटिशर्स गोट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिल जाता था। सो ब्रिटिशर्स गोट एनफ टाइम टू सप्रेस रिवोल्ट। अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पूरा मौका मिल जाता था। दूसरा आपने कहते हैं नेतृत्व है। नेतृत्व है, भारत में दो लोग कर रहे थे क्रांति का। एक तो मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह जफर। कौन है? बहादुर शाह जफर। और एक कर रहे थे पेशवा नाना साहब। कौन कर रहे हैं? पेशवा। भाई मराठों की तरफ से तो आ गए पेशवा नाना साहब, और मुगल बादशाह खुद आ गया। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। लेकिन इन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारियों से कोई कांटेक्ट नहीं किया। आप जब नेता हो वहां की, दिल्ली में बैठे हुए हो, कानपुर के अंदर बैठे हो, तो राजस्थान वालों से कांटेक्ट कर लेते। आप भेजते कुशाल सिंह चंपावत के पास समाचार कि हाँ भाई लड़ तू, हम तेरे साथ हैं, कोई जरूरत पड़े तो हमें बताना। ना, इस प्रकार का कोई कांटेक्ट इनके द्वारा नहीं। जबकि दिल्ली के सबसे नजदीक राजस्थान था, राजस्थान वालों को सपोर्ट ले सकते थे। अपने राजाओं को कह सकते थे कि यार तुम आओ, देखो हम राजा, हम लड़ रहे हैं, तुम भी आओ। पर अपने राजाओं के साथ भी इनका कोई कांटेक्ट नहीं। कांटेक्ट नहीं, इसलिए अपने सारे राजा किसकी तरफ है? देखो, क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। क्रांति के बड़े नेताओं बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने, मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एंड पेशवा नाना साहब, रेपुटेड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट। पेशवा नाना साहब ने राजस्थान के विद्रोहियों से संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। राजस्थान के विद्रोहियों से संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। Did not try to establish any contact with rebels of Rajasthan. Did not try to establish any contact with rebels of Rajasthan. राजस्थान के विद्रोहियों से संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। राजस्थान के विद्रोहियों से संपर्क स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। Did not try to establish any contact with rebels of Rajasthan. आप ये भी कह सकते हो कि सर बाहर वाले राजा महाराजाओं की तरफ हम क्यों देख रहे थे, हमारे वाले राजा महाराजा कर देते नेतृत्व, पर हमारे राजा महाराजा तो किसके समर्थक थे? अंग्रेजों। अगला लिख लो, राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो ये भी एक कमी रही। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। किंग्स ऑफ राजस्थान सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। राजाओं ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। आपका दो सर राजाओं की तरफ क्यों देख रहे थे? जनता, जनता क्रांति करे, जनता के अंदर से कोई नेता बन जाता। पर जनता भी पूरी तरीके से क्रांति नहीं की, थोड़ी क्रांति हुई थी। कारण यह था कि अंग्रेजों ने जहां जहां क्रांति हुई वहां लोगों को क्रांति के बाद मारा बहुत बुरा था। तो मान लो मेरे जैसे कि जी में भी आएगी, मैं क्रांति करूंगा, घर से बाहर निकला तब दो लटके हुए थे सामने, तो मैंने कहा ना ना नहीं कर रहा, अंदर आ गया। तो जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। लिखो, अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था। ब्रिटिशर्स ब्रूटली सप्रेस्ड रिवोल्ट। क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था, अतः जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। सो पब्लिक कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। डेयरिंग हुई नहीं जनता इतनी, कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट, अतः जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। सो पब्लिक कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। जनता क्रांति में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकी। कुड नॉट डेयर टू ज्वाइन रिवोल्ट। क्रांति में शामिल होने की हिम्मत। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये सब झूठी बातें, तात्या टोपे आया था बापड़ा, और हमारे वाले तात्या टोपे का भी साथ ही। पर तात्या टोपे जब तक आया था तब तक पूरे भारत में क्रांति, अब क्रांति करने कोई मतलब भी अपने वाले इतने पागल भी नहीं थे। कैसे टाइम में तात्या टोपे का साथ देते जब मरना पक्का था। तात्या टोपे को तो ये एहसान मानना चाहिए कि अपने वालों ने पकड़वाया नहीं, जहां भी अपने वालों ने निकलवा दिया ना। तात्या टोपे 500-700 आदमी लेके घूम रहा था, अपने वाले कभी पकड़ के अंग्रेजों को सौंप देते। पर अपने वालों ने तात्या टोपे का इतना साथ दिया कि उसको यहाँ पर तो पकड़ने कहीं भी तो अपने पे कलंक नहीं लगा। ये कलंक बाद मध्य प्रदेश वालों भी लगा जाके कि नरवर के जंगलों में गिरफ्तार हुआ था जाके, अपने वालों तो भगाया था कि निकल रहे।
और तात्या टोपे भी कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, जान बचाने के लिए घूम रहा था कि अंग्रेज पीछे पीछे, तात्या टोपे आगे आगे। वो नहीं है वो राजस्थानी भाषा में जोक नहीं सुना कभी, कि एक कोई बच्चा था क्रिकेट खेल रहा था, तो उसने पड़ोस वाले घर का कांच तोड़ दिया। तो पड़ोसी आए और उसके पापा को आ गया, भाई ये तुम्हारा क्रिकेट खेलता है, हमारे डेली नुकसान करता है, कभी गमले फोड़ देता है, कभी कांच तोड़ देता है। तो उन्होंने कहा कि तो गेलो है, पागल है। तो घर वालों ने कहा भाई तुम्हारे वाले क्रिकेट नहीं तोड़ता, इत तो गेलो थोड़ी। तो वो बात है, तो अपने वाले इतने गेले भी नहीं थे, ताता टोपे का साथ देते उस टाइम जब क्रांति पूरी तरीके से दब गई थी। लिखो, ताता टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ ताता टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। ताता टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ ताता टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। ताता टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था। अराइवल ऑफ ताता टोपे वॉज वेरी लेट इन राजस्थान। तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। एंड ब्रिटिशर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑन अदर प्लेसेस। तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। एंड ब्रिटिशर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑन अदर प्लेसेस। अंग्रेज अन्य स्थानों पर क्रांति दबा चुके थे। ब्रिटिशर सप्रेस्ड रिवोल्ट ऑन अदर प्लेसेस। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान ताता टोपे पर लगाया। सो दे टोटली कंसंट्रेटेड ऑन ताता टोपे, टोटली फोकस्ड ऑन ताता टोपे। पूरा फोकस कहां कर दिया उन्होंने? अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान ताता टोपे पर लगाया। सो दे टोटली या कंप्लीटली फोकस्ड ऑन ताता टोपे, कंसंट्रेटेड ऑन ताता टोपे। अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान ताता टोपे पर लगाया। एक बड़ा सा कारण यह भी है कि अंग्रेजों का राजस्थान में सबसे बड़ा अड्डा था अजमेर। कौन सा था? अपने बड़ों ने अजमेर पे कब्जा नहीं किया। कहां कब्जा नहीं किया? ये सारे वो दिल्ली वाले चक्कर में रह गए। उन दिनों ये अजमेर पे कब्जा कर लेते तो अंग्रेजों का पत्ता साफ हो जाता। नसीराबाद तो अजमेर के एकदम पास में ही है। 28 मई को यदि कब्जा हो जाता तो अपने राजा महाराजा भी सारे पक्ष में आ जाते। पर इनके वो था कि नहीं भाई अपने को तो कहां जाना है, दिल्ली, इसलिए सारे सारे कहां चले गए? दिल्ली। लिखो, विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था, अजमेर पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया था। रिबेल्स कुड नॉट कैप्चर अजमेर। विद्रोहियों ने अजमेर पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया था। कुड नॉट कैप्चर अजमेर। कुड नॉट कैप्चर अजमेर। दो बातें हमेशा लिखनी है कि कोई सामने वाला जीते अपने हारे, तो दो बात हमेशा कि उनके हथियार अच्छे हैं, उनके नेता अच्छे हैं। उनके हथियार अच्छे, हमारे हथियार अच्छे नहीं। उनके सेनापति अच्छे, हमारे सेनापति अच्छे नहीं। भाई हमारे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना ही पड़ेगा, है ना? तो बस ये बहाना है, सीधी सी बात है कि उनके हथियार अच्छे थे, हमारे हथियार अच्छे। और बात भी सच्ची थी। अपने अब आप अपने करें भाई, कोटा में जन विद्रोह हो गए तो जनता के पास हथियार कहां से आएंगे? तो जनता फिर हाथ में कोई लठ है, चकलाक, बेलन है, जो मिला उसे लड़ी, सामने है उसे मार मूर लेते हैं। अंग्रेज जब वापस आए तो वेल प्लान तरीके से ना, डिसिप्लिन सेना थी उनके पास में। सेना का मुकाबला जनता कभी भी नहीं कर पाई। सैनिक 100 भी आ गए, भले सामने 10,000 भी है, तो भी पार आपकी पड़ेगी। कमांडर्स बहुत अच्छे अच्छे थे। यहाँ पर मान लो अपने कमांडर बने हुए तो वकील जयदयाल ने इतने दिन तो काम किया था, कागजों की लिखा पड़ेगा। अचानक वकील जयदयाल को आगे तू बंदूक लेके घूम, तो फिर लेके भले ही घूम ले, चलाने भी तो आनी चाहिए ना उसको, तो चलाने तो इनको आती नहीं थी। तो लिखो, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर सेड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर सेड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार थे। ब्रिटिशर सेड मॉडर्न वेपन्स देन रिबेल्स। अगला लिखो, अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर साइड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अच्छे सेनापति थे। ब्रिटिशर साइड कैपेबल कमांडर्स देन रिबेल्स।
ये तो ना आप अंग्रेजों के जो अपने भाई राजस्थान साइड में तो अंग्रेज इतना लड़े भी नहीं, बाकी भारत में अंग्रेजों के जो युद्ध है उनको देखो आप। सॉरी, बक्सर के युद्ध का नाम सुना? उसमें अपने फौजी थे 1 लाख, उनके पास है 7,000। अपने पास फौजी कितने थे? 1 लाख, उनके पास कितने थे? और भगा भगा के मारा उन्होंने, नाक रगड़वाई थी। अपने 3 3 बादशाहों की सेना थी। बंगाल का नवाब सेना लिए खड़ा था, यूपी का नवाब सेना लिए खड़ा था, और मुगल बादशाह सेना लिए खड़ा था। और अपने वालों ने, मुगल बादशाह ने तो बीच में जाकर काली गाय है, मार मत देना हमें, तुम कहोगे वहां नाक रगड़ेंगे, मुंह में तिनके ले लेके माफिया मांगी हुई है। क्योंकि समझ में आ गया था कि अपनी पार तो पड़नी। अरकाट, अरकाट नाम करके तमिलनाडु में जगह पड़ती है, लॉर्ड क्लाइव वहां पर हमला करता है, 210 सैनिकों के साथ जीत लेता है। कितने सैनिक थे? पर यार वो वेल ट्रेंड सैनिक थे, वो सब जगह लड़े हुए थे। उनका एक सेनापति है आर्थर वेलेजली, क्या नाम है? ये जो लॉर्ड वेलेजली पढ़ते हैं ना अपने, इसका एक भाई था आर्थर वेलेजली। वो अपने यहां भी लड़ाई कर रहा है मराठों के खिलाफ, फ्रांस में नेपोलियन से लड़ रहा है। 2 साल बाद वहां ट्रांसफर हुआ, तो वहां अब नेपोलियन की सेना तो अच्छी रही होगी। उन लड़ाइयों का एक्सपीरियंस लिया हुआ बंदा अपने वालों को समझता ही क्या था। आप यूं मान लो आईएएस पास किए हुए किसी बंदे को कहा गया कि तू रीट दे ले, तो अपने उनके लिए रीट थे, सीटी का एग्जाम थे, तो थप्पड़ मार मार के पूरे कर रहे थे वो यहाँ पे। तो उनके पास सेनापति भी अच्छे थे, उनके पास हथियार भी क्या थे, अच्छे। तो ये क्या हो गया आपकी क्रांति के ऐसा, पता याद रह जाएगा। पहला तो मैंने बता ही दिया, हमेशा लिखना है कौन कौन सा है। संगठन, रणनीति। फिर रणनीति की बात आई तो कोऑर्डिनेशन की बात आई, तो हमने कहा भाई कोऑर्डिनेशन तो कहाँ है, अलग अलग जगह पे क्रांति अलग अलग। नेतृत्व की बात आई तो 2 बड़े नेता है, बहादुर शाह जफर और नाना साहब, हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हमारे वाले राजा अंग्रेजों की तरफ हो गए, जनता क्रांति में डर के मारे शामिल नहीं हो पाई, ज्यादा टॉपिक क्या आया था लेट। फिर अजमेर पे कब्जा करने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं। 2 बातें, हथियार अच्छे और सेनापति अच्छे, याद रह जाएगा। अगला देख लो, क्रांति का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ रिवोल्ट। क्रांति के प्रभाव, क्रांति के प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ रिवोल्ट। इंपैक्ट लिख लो आप, इंपोर्टेंस लिख लो, कॉन्सिक्वेंस लिख लो, रिजल्ट लिख लो, एक ही बात है। क्रांति का प्रभाव का दो, क्रांति का परिणाम का दो, क्रांति का महत्व का दो, सब एक ही चीज है। किसी भी घटना से पहले होने वाली घटनाएं कारण होती है, किसी भी घटना के बाद में होने वाली घटनाएं क्या होती है, परिणाम। 57 से पहले जो कुछ हुआ वो कारण है, 57 के बाद में जो कुछ हुआ वो क्या है, परिणाम। अच्छा, राजा महाराजाओं ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो अंग्रेजों को एक चीज बहुत क्लियर समझ में आई कि भारत में हमारा राज तब तक रहेगा जब तक राजा महाराजा साथ रहेंगे। यदि 57 की क्रांति में राजा महाराजा सारे के सारे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते तो अंग्रेजों का पत्ता साफ। भाई थोड़े से राजा महाराजा खिलाफ हुए थे, भाई मुगल बादशाह खिलाफ हुआ, नाना साहब खिलाफ हुए, झांसी की रानी खिलाफ हुई, वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल खिलाफ हुई, उनके कुंवर सिंह आपके बिहार वाले जमींदार थे वो खिलाफ हुए, तो भी अंग्रेजों को हिला के रख दिया। जब 10 12 ने हिला के रख दिया तो सारे 500 700 यदि खिलाफ हो जाते तो अंग्रेजों का पत्ता क्या हो जाता। तो अंग्रेजों के समझ में यही बात कि भारत में तब तक हमारा राज रहेगा जब तक हमारे साथ कौन है, राजा। इसलिए उन्होंने कहा आज के बाद राजाओं को तंग नहीं करना, क्योंकि 57 की क्रांति होने का एक बड़ा कारण है कि अंग्रेजों ने राजाओं को तंग किया था। आंतरिक मामलों में इंटरफेयर, उत्तराधिकार के मामलों में। भाई बहादुर शाह जफर ने इसलिए क्रांति की थी क्योंकि अंग्रेजों का एक गवर्नर जनरल था डलहौजी, नाम सुना? और डलहौजी ने जाके एक दिन दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को धमकियां दी, और बहादुर शाह जफर का तेरे मरने के बाद तेरी कोई भी औलाद नाम क्या के बादशाह नहीं लगाएगी। इस बात के बादशाह हो रहे, पेंशन देते हैं हम, खाते हैं हमारी हो, नाम क्या के लगाते हो बादशाह, कोई बादशाह नहीं, तुम्हारी औलाद कोई बादशाह नहीं लगाएगी। और सुन, तेरी कोई भी औलाद लाल किले में नहीं रहेगी, लाल किले पे हम कब्जा करेंगे। उसने कहा मैं मुगल बादशाह हूं, फिर रहूंगा कहां का, तू है मुगल बादशाह, तेरी औलाद नहीं है। बाहर इनको कहते 2 BHK देके फटाफट, लाल किले के अंदर तो रहने नहीं दे। तो बहादुर शाह जफर नाराज तो चल रहा था, यार मेरी औलाद के साथ ये बर्ताव करेंगे, तो जनता ने थोड़ा सा उसको भड़काया, विद्रोह कर गया। झांसी की रानी ने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि बेटा गोद नहीं लेने दे रहे। नाना साहब ने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि पेंशन बंद कर दी, है ना। सब क्या, उधर आपके बेगम हजरत महल क्यों विद्रोह कर रही है? क्योंकि उसके पति को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया गया। सबकी पर्सनल कोई ना कोई दुश्मनी है। तो अंग्रेजों ने कहा राजाओं से पर्सनल दुश्मनी लेनी नहीं, राजाओं को तो राजी कर करके रखो। इसलिए क्रांति के बाद में कहा गया कि तुम सितारे हिंद हो, तुम क्या हो, तुम्हें हम 17 तोपों की सलामी देते हैं, तुम्हें हम टीबी परगने के 41 गांव देते हैं। लिखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किंग्स हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। किंग्स हेल्प्ड ब्रिटिशर्स।
राजाओं ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, किंग्स हेल्प ब्रिटिशर्स। अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट। अंग्रेजों द्वारा राजाओं को सम्मानित किया गया, किंग्स ऑनर्ड, सॉरी ब्रिटिशर्स ऑनर्ड किंग्स, अंग्रेजों द्वारा राजाओं को सम्मानित किया गया, ब्रिटिशर्स ऑनर्ड किंग्स, ऑनर दिए उनको, रिवॉर्ड दिए, अंग्रेजों द्वारा राजाओं को सम्मानित किया गया। और देखो आप, जब अंग्रेजों का राज आया तो उसका नुकसान उठाना पड़ा सामंतों को। किसको उठाना पड़ा? सामंत। भाई सामंतों के विशेषाधिकार खत्म हो गए, उनके टैक्स खत्म हो गए, उनकी सेनाएं क्या हो गई? खत्म। इसलिए सामंत अपने राजस्थान वाले ज्यादातर अंग्रेजों के खिलाफ थे। कुशाल सिंह, बिशन सिंह, जोध सिंह, केसरी सिंह, अजीत सिंह, ये सारे सामंत ही तो है। सामोदवाड़ा शिव सिंह, ये सारे के सारे कौन है? सामंत। पालोदवाड़ा मोइनुद्दीन, और ये सारे के सारे किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के। क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद में इनकी शक्तियां क्या हो गई थी? समाप्त। तो अंग्रेजों को पता चला कि ये अपने खिलाफ, और राजा अपने क्या है? साथ। उन्होंने राजा को और पावर दी कि इनको पूरा खत्म कर दे, ताकि इनकी आगे से औकात ही नहीं हो अपने खिलाफ खड़े होने के लिए। सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया, पूरी तरीके से उनकी शक्तियां छीन ली गई। देखो, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फेडरल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फेडरल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फेडरल लॉर्ड्स सपोर्टेड रिबेल्स। अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद सॉफ्ट रिवोल्ट, सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फेडरल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फेडरल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया। फेडरल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को क्या किया गया? शक्तिहीन बना दिया गया। व्यापारी जो थे ना, पैसे वाले लोग, उन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया पूरी तरीके से, इसलिए उनको अंग्रेजों ने बाद में खूब सुविधाएं दी। तुम्हें हम लोन दिलवाएंगे, तुम्हें हम इंश्योरेंस देंगे, तुम्हें हम ट्रेन ला के देंगे। और व्यापारी का तो हमेशा ध्यान ही रखना, व्यापारी हमेशा सत्ता का साथ देंगे। व्यापारी किसका साथ देंगे? सत्ता, पावर। जो सरकार के अंदर रहेगा, व्यापारी हमेशा उसके साथ में रहेंगे। क्योंकि व्यापारियों को पता है कि व्यापार करना है तो सरकार से बना के रखनी पड़ेगी, सरकार कल छापे मारेगी। तो व्यापारी कोई होगा, वो अंग्रेजों का राज है तो अंग्रेजों के साथ रहेगा, कांग्रेस का तो कांग्रेस के साथ रहेगा, बीजेपी का तो बीजेपी के साथ रहेगा। तो अब आजकल कहते हैं कि हम पूछ रहे कुछ? हाँ, व्यापारी हमेशा अंग्रेजों के साथ। हाँ, अपवाद में मर जगह होते हैं, है ना। और वो भी झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया, पावर उसकी अब झांसी की रानी की ग्वालियर में। हाँ हाँ, जनता ने हिम्मत नहीं की। हाँ हाँ हाँ। अरे उसको माइक दो। ओह, तू बेटा बेटा क्या करता रहता रे, तेरा ध्यान ही नहीं जाता। रुक जाओ एक बार, माइक। तुम अपने में खोए रहते हो, ये सवाल चल रहा है, चलने दो कोई। हाँ मैम, पहला क्वेश्चन तो ये अमरचंद बांटिया वाला कर रहे हो, चल रहा हो? हाँ आ रही। हाँ बोल। तो सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन रहे हैं कि छावनियां रही हैं, हाँ। तो छावनियों के अपने एक कारतूस वाला रीजन रहा है सैनिकों का, उन्होंने सैनिक विद्रोह किया। और आप कह रहे हैं कि जनता ने, जनता के लिए, जैसे आपने बोला कि जनता बिल्कुल मतलब जन विद्रोह हुआ ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं मैम, सर कोटा में जन विद्रोह हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि बड़े तौर पे जनता शामिल नहीं हुई। एक कोटा, एक जन विद्रोह तो हुआ है ना सर, एक तो कोटा में, इसके अलावा उसका क्या कारण था सर? वहां तो ऐसा कोई सैनिक छावनियां भी नहीं थी। सुनो तो मेरी बात सुनो, कोटा में क्यों हुआ? मैंने कहा था कोटा एक ऐसी रियासत थी, इसको तोड़ दिया गया था सर। उन्होंने राजा को भी नजरबंद कर लिया था। मैं, सुनो तो मेरी बात भाई, अंग्रेजों ने कोटा को तोड़ के अलग कर दिया था। दूसरा, कोटा के अंदर जो ये वकील जयदयाल है, इनका कहीं ना कहीं जनता में प्रभाव था, इसको थोड़े दिन पहले नौकरी से हटाया था।
सैनिक इसलिए, सैनिक मेहराब खान वाले नेतृत्व में सेना है ना वहां पे। सर कहीं ना कहीं तो जनता आतंकित थी ना कि जो उन्होंने उनका सपोर्ट किया। तो मैं कह रहा हूं ना, जनता तो परेशान है, पर जनता हिम्मत नहीं कर पाई। तो सर जनता ने किया ना हाँ? जन विद्रोह तो किया ना सर तो जनता ने। कोटा एक, तो मैंने लिखवाया ना कोटा में जन विद्रोह, नहीं पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब बाकी सर जनता थी, मतलब जन विद्रोह तो। और एक्चुअली आपने एक एक बात सुनो मैम, और ये एक आप- पूरी क्लास है ना, इसमें 2 बच्चों की अच्छे नंबर आते हैं और बाकी क्लास बैठी है उसके अच्छे नंबर नहीं आते, तो मैं क्या कहूंगा कि पूरी क्लास के अच्छे नंबर है। सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर आपने क्रांति के लिए कहा था, हाँ तो सर क्रांति के लिए एक डेट फिक्स की, हाँ समय कुछ ना कुछ थे जिस वजह से कि सेम डेट पे क्रांति नहीं थी। हाँ। राजस्थान वासी जो थे उन्होंने पहले ही क्रांति कर। नहीं मैम, बाद में की राजस्थान वालों ने। क्रांति की डेट थी 31 मई 31। सर 10 मई थी क्रांति की डेट, सुनो मैम, सुन लो तो, अलग अलग। सुनो मेरा, क्रांति की डेट थी 31 मई, है ना। सुनना, पूरी बात सुनना पहले, है ना, आप भी सुनना। अच्छा क्वेश्चन मैम का। ऐसा कहा जाता है कि क्रांति की डेट 31 मई थी। सेंटेंस सुनना, ऐसा कोई प्रूफ नहीं थी कि नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 31 मई डेट थी उनके पास में, लेकिन मेरठ वाले क्रांति कर गए 10 मई को। मेरठ वाले पहले ही कर गए थे क्रांति, इसलिए बाद में सब जगह पे अलग अलग टाइम में क्रांति हुई, इसलिए अपने भी अलग अलग टाइम पे क्रांति हुई। कभी 28 को हो रही है, कभी 3 जून को हो रही है, तो डेट तो 31 मई थी, बाद की थी। अपने वाले पहले ही करने शुरू हो गए थे भाई, बाकी पूरे भारत में होगी तो यहाँ पर भी हो गई थी। आप बताओ सर तो सर हर जगह तो जनता ने ही विद्रोह किया। कहाँ, कोटा के अलावा कहाँ? सर बहादुर शाह जफर के कोटा पास भी जनता ही गई थी, मैम, हम जनता के राजस्थान लीडर से गए थे। कौन जनता कि गई थी? आप हमारे- सैनिक, कि- हाँ सैनिक गए थे, तो सैनिक गए थे। तो सर वो भी कहीं ना कहीं मतलब जनता भी थी यूं उनके यूं support तो मैम में। सारे मनुष्य अफ्रीका के हैं। नहीं मैक्सिमम सर सारे के सारे अगर सैनिक ही थे तो फिर वो अजमेर क्यों नहीं गए सर? भाई, मैगजीन का किला तो आगे हम लिखेंगे पूरा, आगे अजमेर पे कब्जा क्यों नहीं किया, पूरा क्वेश्चन है। पहले अभी बताऊं अजमेर पे कब्जा क्यों नहीं किया, ठीक है। मैं पूरा अभी बताऊंगा, अगला क्वेश्चन यही है, ठीक है। और जनता केवल कोटा, तो एक जगह को पूरे राजस्थान पे लागू कैसे करें? और सच्ची सच्ची बताऊं तो कोटा में कुछ ही नहीं, ये बकवास है, झूठा है जो लिखा है। सर तो फिर आप बता तो रहे हो कि वो जो था कि जो तोपों की सलामी थी वो भी उसकी घटा दी, मतलब राजा तक को उन्होंने नजरबंद कर लिया, और आप कह रहे हैं कि कोटा में क्रांति नहीं हुई। मैम एक बड़ा सवाल तो इस पे ये भी है कि जब उन्होंने सबको ही मारा तो राजा क्यों नहीं मारा उन्होंने? एक बड़ा सवाल तो ये कि क्या राजा ने तो क्रांति नहीं करवाई जनता से? इसलिए अंग्रेजों ने बाकायदा राजा के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5.5 महीने तक राजा का राज नहीं रहे, राजा आराम से बैठा रहे अंदर, सब मारे जा रहे हैं बाहर, राजा को नहीं मारा जा रहा है? ये भी तो हो सकता है ना कि राजा ने जनता को कहा कि देखो मैं तो खुल के कर नहीं सकता, तुम कर दो और मारो अंग्रेजों को, क्योंकि राजा ज्यादा परेशान था, क्योंकि झालावाड़ उसे छीन लिया गया था। तो कई इतिहासकार बाकायदा इस छोरी पे और है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इसमें भयंकर जोड़ है। और सच्ची सच्ची बात यह कि कुछ भी नहीं हुआ राजस्थान में। ये फौजी सारे यूपी बिहार वाले थे जो इधर उधर कहीं कांकरे मार गए। अपने को जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। आपकी मान डाकण कुणक है, हमें कैसे कह देंगे हमने कुछ ही नहीं किया? हमने किया साहब, खूब किया हमने। तो सर इतिहास गलत लिखा हुआ है। भयंकर। दुनिया का सबसे बड़ा झूठी इतिहास है। सर हम पढ़ क्यों रहे फिर? इसलिए पढ़ते हैं कि पेपर पास करना, पापी पेट का पापी पेट का सवाल है मैम, 2 नंबर का, वरना क्यों क्यों पढ़ना है इनको, किस लिए पढ़ना? सर ऐसा थोड़े होता है, इतिहास रहा होगा तभी तो पढ़ रहे हैं। ये अलग अलग है जी, अपने अपने मत है। वो तो मैं तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो मेरे क्या आदत थी कि डेली शाम को दादाजी के पास जाके कहानियां सुननी। तो दादाजी कहानियां वो सुनाते, राम जी की सुनाते, कृष्ण की सुनाते, है ना, भगवान जी की टाइप की कहानियां। और वो कहानियां भी नहीं सुनाते, उनको सीधी कहानियां नहीं आती, वो मेरे को सुनाते भजन। मैं उनको कहता आप मुझे भजन सुना दो, तो वो कोई राम जी का भजन सुनाते। फिर मैं कहता कि अब इस भजन का अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई ना कोई कहानी अपने आप होते। भाई कहते राम जी ने सबरी के बेर खाई, तो उनको सबरी वाली वो कहानी। फिर वो कहते एक सबरी महिला थी, उसने जूठे बेर भी रखे थे, राम जी ने खा लिए। तो हम टावरों के लिए वो कहानी हो जाती, उनका भजन का भजन हो जाता, हमारा दिल्ली वो तारतम्य में बैठा हुआ था। मैं शायद तीसरी में चौथी में रहूंगा, एक दिन क्लास में सर ने पढ़ाया कि भगत सिंह फांसी पर झूल गए थे
और सुखदेव राजगुरु ने क्रांति की, काकोरी में ट्रेन लूट ली गई। मैं शाम को गया दादाजी के पास और मैंने जाकर भगत सिंह का भजन सुनाओ, तो मुझे लगा कहानियां भी राम जी कृष्ण जी की है तो भगत सिंह की भी तो होनी चाहिए। उनका कि कौन भगत सिंह कौन? मैंने कहा क्रांतिकारी हुए थे और उन्होंने ना अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी, तो आप उनका भजन सुनाओ। तो उनका यार मैं नहीं जानता, मेरे को नहीं आता। मैं क्यों नहीं जानते, आपको नहीं पता क्या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई थी? तो उनका अपने यहां अंग्रेज नहीं थे, अपने यहां अंग्रेज। मैंने कहा कैसे नहीं थे? अपने अंग्रेजों गुलाम थे। उनका नाम अपने नहीं थे। तो अपने आपने कभी गांव में अंग्रेज नहीं देखे? उनका नहीं देखे। तो आप अंग्रेजों के बाद में जन्म हुआ होगा, आपका जन्म कब हुआ था? तो उन्होंने कहा झंडे से 7 साल पहले। झंडा मतलब 47 में झंडे चेंज हुए थे। आज भी गांव में 15 अगस्त को झंडा ही बोलते हैं कि भाई झंडा चेंज हुआ था। पहले अंग्रेजों का झंडा लगता था, राजाओं का झंडा लगता था, फिर भारत का झंडा। तो उनका झंडे से 6-7 साल पहले। तो मैं तब तो आपको पता होगा अपने गांव में अंग्रेज आते होंगे, पीटते होंगे। उन्होंने कहा गांव छोड़ अपने पूरे बीकानेर स्टेट में अंग्रेज नहीं थे, तो मैं फिर अपने टैक्स किसको जमा करवाते? तो उन्होंने गांव में किसी का नाम बताया, फलान जी का घर है ना, उनको अपने टैक्स देते थे। फिर वो क्या करते, वो आगे बीकानेर में ले जाकर जमा करवाते थे। तो अपने अंग्रेज नहीं आते। तो उनका नहीं, तो अंग्रेज ही नहीं थे। किसके खिलाफ क्रांति करते हैं? सच्ची सच्ची बात तो मैम ये है, कोटा वाला जनविद्रोह का अभी तक झोल समझ में नहीं आ रहा है कि कोटा में जनता किस बात की और क्यों क्रांति कर गई थी वहां पे, और किया था कि नहीं किया था, सच्ची सच्ची वही नहीं पता कैसा हुआ था कि नहीं हुआ था। क्योंकि राम सिंह को यदि वो दंडित कर रहे हैं, इसका मतलब अंग्रेजों का राम सिंह के प्रति गुस्सा है, और अंग्रेजों को लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो हो सकता है उसे झालावाड़ छीना था, जब झालावाड़ छीना तब राम सिंह ही राजा था। इसके टाइम में झालावाड़ छीना गया तो उसकी दुश्मनी तो थी, उसको लगा अंग्रेजों के खिलाफ मैं तो क्या पता कर नहीं पाऊं, तुम कर दो। इवन अपने तो इन सारे राजाओं के, रसिया के राजा के पास का लेटर मैं दिन बता ही रहा था शायद आपको, कि रसिया के राजा को अपने वालों ने लेटर लिखा था कि लो तुम आ जाओ अपने यहाँ पे क्रांति करते हैं। तो किसकी माने किसकी नहीं माने। अब तो ये जो अपने लिख रहे हैं आपको कि भाई ये क्यों लिखवा रहा हूं, ये वो जो सरकार ने लिखवा रखा है। सरकार अपने वाले को सही मानती है तो बस अपने पढ़ लिया जाए, क्यों इतने में पढ़ा जाए अपने फालतू में। बाकी अपने जनता ने कोई क्रांति नहीं की, कोई कहीं भी क्रांति नहीं की। और फिर भाई वहां होगी ना क्रांति जहां अंग्रेज होंगे। आपके राजस्थान में अंग्रेज ही नहीं थे, 30 अंग्रेज थे पूरे राजस्थान में मैम। अंग्रेज में माइक लो आप वापस। हाँ नहीं खड़े हो आप, माइक दो। आपके सवालों से बाकी जनता लाभान्वित होगी मैम। इनके वाक्यों के सवाल, इनके भी मन में कई सवाल है, पूछ नहीं पा रहे मेरे से। आपके माध्यम से लगता है सही है मैम के एकदम। हाँ बेटे बता दो, कोई नहीं, अपने नहीं खड़ा होना। सर पढ़ाओ सर। हाँ पढ़ाओ दो। नहीं सवाल हो, आओ तुम्हारा सवाल हो तुम्हारा। पूछो आप पूछो। नहीं है सर, राजस्थान में थे ना अंग्रेज, तभी तो। अगर अभी भी आप देखते हैं, वो मैगजीन का किला जो था वो भी अजमेर में था, सारे के सारे हथियार थे, सब कुछ था। तो सर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेज थे ही नहीं राजस्थान में? भाई देखो मैम, दो चीज। एक तो भाई जैसे बंगाल था, बिहार था, यूपी था, तो वहां का पूरा सिस्टम ही अंग्रेजों के पास है ना, पूरा का पूरा सिस्टम। अपने अजमेर अलग टेरिटरी थी, अजमेर राजस्थान में नहीं आता था। पहले तो सुनना आप बात, अजमेर अंग्रेजों की टेरिटरी हुआ करती थी, इसलिए अंग्रेजों के वहां पे लोग रहा करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने वहां स्कूल भी बना रखी थी, हॉस्पिटल भी बना रखे थे, एजीजी का मुख्यालय भी हुआ करता था, सेना भी उनकी छोटी मोटी रहती, थोड़े बहुत उनके हथियार भी रहा करते थे। इसलिए बड़े तौर पे जो कब्जा जिसको कहते हैं वो अपने नहीं था यहाँ पे। तो सर आप ऐसे करो, अजमेर सर वो उस टाइम था, लेकिन आवाज कट रही है, ये माइक नहीं काम नहीं कर रहा। आप आगे आओ आप यार, समस्याओं का समाधान पूरा करते हैं आज। थोड़े से आगे बोलो आप, शायद माइक पकड़ने। क्या अरे माइक क्यों नहीं पकड़ रहा रे? ये एक तो इधर वाले इन भैया को ना मेरी तरफ देख, क्या देख रहे हो? है साउंड क्या देखा साउंड में साहब? है काउंटिंग गिन रहे हो? कल लड्डू बांटने। चलो मैम बाद में पूछ लेना, कोई ठीक है। आगे लिखो, क्या लिखा है? कौन सा व्यापारी वाला लिखा थोड़ी है? सामंत वाला लिख लिया, अगला लिखो क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट।
क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, व्यापारियों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। मर्चेंट सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, व्यापारियों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। मर्चेंट सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अतः क्रांति के बाद, आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड मर्चेंट्स, अंग्रेजों ने व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड मर्चेंट्स, व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। अच्छा, एक चीज और नोटिस की अंग्रेजों ने कि भाई जहां जहां पे जनता जहां जहां पे राजाओं ने विद्रोह किया था, वहां वहां की जनता राजाओं के साइड में आ गई। कि भाई दिल्ली में बहादुर शाह जफर विद्रोह कर रहा है तो दिल्ली की जनता किसके साथ में? बहादुर शाह। झांसी की रानी झांसी में विद्रोह कर रहे हैं तो झांसी की जनता झांसी की रानी के साथ। लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही है तो वहां की जनता बेगम हजरत महल के साथ। तो अंग्रेजों ने कहा ये क्या चक्कर है, हमारी दुश्मनी बहादुर शाह जफर के साथ, कि बहादुर शाह जफर को हमने कहा कि लाल किला खाली करना पड़ेगा और तेरे बेटों को हम पेंशन नहीं देंगे, या नाना साहब को हमने कहा कि तेरी पेंशन बंद है, या झांसी की रानी को हमने कहा कि तुम्हारे बेटे को हम गोद लेने नहीं। जनता को तो हमने कुछ कहा ही नहीं। फिर ये जनता राजाओं के साथ कैसे चली गई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच में क्या बॉन्डिंग है? तो लोगों ने समझाया कि साहब भारत में राजा और जनता के बीच में ज्यादा कोई दूरी नहीं है। जनता और राजा की वेशभूषा, खान पान सब एक जैसा है। जैसे अपने राजस्थान को लेते तो राजस्थान में राजा भी वैसा ही खाना पीना करता है जैसे जनता कर रही है। कि पश्चिमी राजस्थान में जनता भी बाजरे की रोटी खा रही है तो राजा भी बाजरे की रोटी खा रहा है। भाई ये है कि राजा वाले में थोड़ा घी ज्यादा हो जाता होगा, जनता वाले में थोड़ा कम होता। वो कि वो जैसे धोती कुर्ते राजा पहनता था वैसे धोती कुर्ते कौन पहनते थे? जनता। वो भी राजा कभी जनता के बीच में जाता तो धूल के अंदर वहीं जनता बैठी है, वहीं पे राजा को ले जाके बिठा देते। ये एक राजा के लिए कुर्सी लगा देते होंगे, बाकी वाले नीचे बैठ जाते होंगे, इससे अलावा कोई फर्क तो था नहीं। वो राजा के गेम थे, वही जनता के गेम थे, वही राजा की बोली थी, वही जनता की बोली थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ये कारण है, तो आज के बाद में राजाओं की क्रियाकलाप पूरी अलग कर दिए जाए। राजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोल, अलग से स्कूल और कॉलेज होंगे, उनके अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे फिर वो राजा बनेंगे, तो वो जनता के साथ में उनका लेना देना नहीं। ये प्लान लाने वाला एक अंग्रेज था, उसका नाम था वोल्टर। क्या नाम था? वोल्टर नाम करके एक बंदा हुआ करता था। उसने 1869 में ये प्लान दिया कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज होने चाहिए। इसलिए 1875 में अपने अजमेर में खोला गया मेयो कॉलेज। कौन सा था? कॉलेज मेयो एक गवर्नर जनरल था, इसके नाम पर जो कॉलेज खोला गया वो कौन सा कॉलेज है? लिखो। राजा व जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा व जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा व जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक, राजा व जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन, सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। इसी लाइन में कंटिन्यू करके लिखना। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वाज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी। तथा इसके तहत एंड अंडर इट, तथा इसके तहत एंड अंडर इट, तथा इसके तहत एंड अंडर इट 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। एंड अंडर इट मेयो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 एडी। मेयो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर in 1875 AD.
इसके तहत 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर इन 1875 AD। अब भाई पहले मेयो कॉलेज में पढ़ते राजा महाराजाओं के बच्चे, फिर यहां से पढ़ने के लिए जाते लंदन। अब वो लंदन से जब पढ़ के आते तो अब उन्होंने कहा अब धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे भाई, अब पैंट शर्ट पहनेंगे। अब सूटेड बूटेड ऊपर तक एकदम बटन बंद किए हुए। अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई धूल में जाके नहीं बैठेंगे, डस्ट से एलर्जी है ना। अब उन्होंने कहना शुरू किया कि पहले देसी डोला मारू वो पीते, देसी डोला मारू जनता पीती। अब उन्होंने कहा कि नहीं स्कॉच अलग पियेंगे भाई, ऐसा इससे पार नहीं पड़ेगी। पहले जनता के गेम वही कोई घुत्तादड़ी मारदड़ी सतोड़ी ये खेला करते। अब उन्होंने कहा हम खेलेंगे पोलो, हम खेलेंगे क्रिकेट, हम खेलेंगे गोल्फ। ये सारे महंगे गेम है ना भाई। क्रिकेट है ना निठल्लों निकम्मों का गेम है कि जिसके पास 7 घंटे का टाइम फ्री पड़ा है वो खेले। मजदूर आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मजदूरों का गेम था फुटबॉल। फुटबॉल जो था मजदूरों का गेम था कि कोयले की खदानों में जो काम करते यूरोप के अंदर, वो शाम को जब घर पे वापस आते, शाम को घर पे वापस आते तो यार थोड़ा बहुत मनोरंजन किया जाए, तो वो घंटे भर का एक गेम खेला करते थे। तो जिसके अंदर हाथ से ही कुछ यूं गेंद बना ली जाती और उसको बाद में इधर से उधर पैरों से मारना, मार लो। नहीं तो ज्यादा पैसे लगेंगे अपने, नहीं ज्यादा अपना इसमें टाइम खर्च होगा। क्रिकेट में पैसे ज्यादा, आप बैट लाओ, बॉल लाओ, पैड लाओ, है ना, आप विकेट लेके आओ, इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए आपके पास में, तब जाके खेल पाओगे आप। उधर फुटबॉल में इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो गरीबों का गेम तो कौन सा था? पैसे वालों का गेम। इसलिए शुरुआत में भारत में जितने क्रिकेट प्लेयर हुए वो सारे राजा महाराजा हैं। इसलिए शुरुआत में क्रिकेट भी वैसे खेली जाती थी। अब जाके क्रिकेट का रूप थोड़ा चेंज हुआ, सामान्य जनता ही है। पहले जब इंग्लैंड में क्रिकेट शुरू हुआ, राजा महाराजाओं ने खेलने शुरू की, तब इसका मतलब यह था कि एक बॉलर दूर से भाग के आगे बॉल फेंकेगा, वो अपनी स्किल दिखाए, बॉलिंग के अंदर भी स्किल दिखाए। बैट्समैन शॉट नहीं मारेगा, बॉल रोकेगा आराम से, जितनी दूर जाती है उतनी जाए। आसपास में गई तब तो फील्डर पकड़ लेगा, दूर गई तो फील्डर भागेगा नहीं। ये भागने के रिवाज नहीं थे बॉल के पीछे कि भाग के बॉल को पकड़नी है। क्यों लगता है मजदूर थोड़ी है, राजा को लगता है मैं भागूंगा। इसलिए फील्डिंग सारे पास पास में करते हैं, सारे वहीं 4 स्लिप खड़ी होती है, गली खड़ी होती है, एक पॉइंट खड़ा होता है, एक सिली पॉइंट खड़ा होता है, थर्ड मैन खड़ा होता है, सारे वहीं नजदीक नजदीक लगते हैं। आज भी आप इंग्लैंड की क्रिकेट देख लो, वो वैसे खड़े होते हैं। और बाहर बॉल बॉय होता, बॉल बॉय का मतलब था जो बॉल फेंकेगा। बाहर कुछ लड़के रखे जाते कि वहां तक आ जाए तो बॉल फेंको। ये तो बाद में धीरे धीरे जनता जुड़ती चली गई। इसमें सबसे भयंकर बदलाव तो लेके आए वेस्ट इंडीज वाले, कि जब उनकी बारी आई ना तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं, है ना, बॉल को मारना किसको कहते हैं। तो स्टेडियम के बाहर भेजने शुरू किए उन्होंने, है ना। तो उन्होंने पूरे खेल का रूप ही चेंज किया आके, है ना। जब तक राजा महाराजाओं के टाइम था ये क्लासिकल गेम था, इसलिए क्रिकेट को बोलते थे जेंटलमैन गेम। क्या बोलते थे कि फुटबॉल वाले लड़ लेते, मजदूर थे लड़ लेते आपस में, ये राजा महाराजा थे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से खेला करते और वैसे ही रहा करते। इसलिए आपस में किसी प्रकार की लड़ाई भी, जेंटल गेम है, आराम से खेल दिया जाए, गेंद चली गई वहां से लेके आ जाए। तो आप पुरानी क्रिकेट की कमेंट्री सुनिए, उनके अंदर सब में आएगा। शोएब अख्तर तेज गति से भाग के, मतलब अब तक भी ऐसे ही बोलते हैं कमेंट्री में, शोएब अख्तर तेज गति से भाग के आए, उन्होंने गेंद डाली, राहुल द्रविड़ ने गेंद को पूरा सम्मान दिया, रोक दिया केवल जाके उसको। ये तो बात है, वीरेंद्र सहवाग रिया है तो इन्होंने कहा हम तो हरियाणा के, सम्मान तो पापा को नहीं देते, बॉल को तो क्या सम्मान देना है बाद में। तो इन्होंने पहली गेंद से यूं मारना शुरू किया, तब जाके गेम के रूपन चेंज हुए। वरना पहले ये क्रिकेट, गोल्फ और पोलो, निशानेबाजी, ये चारों गेम राजाओं के। आप देख लो भाई, गोल्फ के लिए कितना बड़ा मैदान चाहिए, हो सकता है किसी के पास? पोलो के लिए इतना बड़ा मैदान और घोड़े चाहिए, राजा के अलावा कौन ला सकता है? इसलिए आज भी अपने तो पोलो के सारे प्लेयर राजा महाराजाओं के बेटे हैं। या आपका तो सर फलाने पैसे वाला होंगे, तो आज के टाइम में पैसे वाला राजा ही है भाई। आज भी वही खेल रहे हैं पोलो, दूसरे कोई नहीं खेल रहे हैं। तो ये गेम पूरे चेंज हो गए, तो फिर राजा और जनता के बीच का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, बिगड़ने लग गया। आई बात सुन। फिर दूसरा, फिर राजाओं के लिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन आई सबके लिए। भाई राजा महाराजा बाहर गए, वो सीख के आए क्या एजुकेशन नाम की चीज होती है। अंग्रेजों का भी थोड़ा प्रभाव पड़ा, तो सबके लिए स्कूलें खोली गई, सबके लिए स्कूलें खोली गई। तो शिक्षा से समाज में एक वर्ग आता है, मध्यम वर्ग। कौन सा आता है? मध्यम वर्ग। तो समाज में किसका विकास हुआ? मध्यम वर्ग। लिखो, अगला लिखो, शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास वॉज इवॉल्व्ड इन सोसाइटी। समाज में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, मिडिल क्लास वॉज इवॉल्व्ड इन सोसाइटी।
समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, मिडिल क्लास वॉज इवॉल्व्ड इन सोसाइटी, तथा मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, एंड मिडिल क्लास लेड इन फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, तथा मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, एंड मिडिल क्लास लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, मध्यम वर्ग ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। देखो एक बात सुन लो, आगे आपके खूब काम आएगी। किसी भी समाज में मिडिल क्लास वो होता है जो पढ़ा लिखा होता है। जो क्या होता है? पढ़ा लिखा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मिडिल क्लास। भाई किसी समाज में 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग मतलब भयंकर भयंकर पैसे वाले लोग। उनका पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लेना देना होता नहीं है ना भाई। वो पढ़ के भी आएंगे ना तो क्या भाई, आप देखोगे भाई मुकेश अंबानी के बेटे ने क्या किया, गया ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आ गया, तो वहां से किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गए, वहां से डिग्री लेके वापस आ गए। उन्होंने कोई आईएएस की तैयारी नहीं करनी। कभी ऐसा सुना आपने कि भाई कोई बहुत पैसे वाले परिवार का बेटा है, वो बात कर रहा हो कि आरएस की वैकेंसी 3 साल हो गए आई नहीं रही है, रीट दे लूं क्या इस बार मैं, चलो सेकंड ग्रेड भर देता हूं इस बार, क्योंकि उनका इस चीजों से कोई भी लेना देना, तो वो इस लेवल पे पढ़ते नहीं। ये जो निम्न वर्ग होता है वो खाए कमाए पढ़े, तो उनका तो ये रहता है कि रात वाली रोटी तो खाली, सुबह वाली मिलेगी तभी जब आपने कल और मजदूरी करके लाएंगे, वरना तो ये मिलेगी नहीं। तो डेली कमाओ, डेली कमाओ, डेली खाओ, डेली कुआं खोद के पानी पीने वाली कंडीशन रहती है। तो उनके पास भी पढ़ने के ज्यादा अवसर उपस्थित नहीं। ये तो अपने लोग हैं, अपने पास पढ़ने के अवसर होते हैं। और जब आदमी पढ़ता है तब आदमी सोचता है, जब आदमी सोचता है तो किसी को लीड भी करता है। इसलिए आज दिन तक दुनिया की सारी क्रांतियां, दुनिया के सारे सुधार, दुनिया के सारे आविष्कार मध्यम वर्ग के लोगों ने किए। आप मुझे सिंगल टाइम नहीं बता सकते कि सर फलाना जो आविष्कार है वो राजा ने किया था, क्योंकि वो इसके बारे में सोचता भी नहीं। सोचता पढ़ा लिखा आदमी कौन सा होता है? हमेशा मध्यम वर्ग का। 57 की क्रांति के फेल होने का एक बड़ा कारण है कि 57 की क्रांति के नेतृत्व करी राजा महाराजा है, और राजाओं के भरोसे क्रांतियां नहीं की जाती। क्रांतियां पढ़े लिखे लोगों के भरोसे की जाती है, और तब तक अपने समाज में मध्यम वर्ग इतने बड़े तौर पर उपस्थित नहीं था, या यदि हो भी गया था तो मध्यम वर्ग ने क्रांति का नेतृत्व नहीं किया। क्रांति का नेतृत्व राजा महाराजाओं ने किया, इसलिए क्रांति फेल हुई। आगे आने वाला पूरा नेशनल मूवमेंट बाद में राजा महाराजाओं के हाथ में नहीं है, मध्यम वर्ग के हाथ में। क्या गांधी जी कहीं के राजा थे? वो एक इंग्लैंड से आप पढ़ के वापस आने वाले वकील थे। क्या जवाहरलाल नेहरू राजा थे? वकील थे। क्या सुभाष चंद्र बोस राजा थे? आईएएस थे। क्या अरविंद घोष राजा थे? आईएएस थे। सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए बिना हथियार उठाए 90 साल में आजादी दिला गए। 57 में हथियार उठा के भी कुछ नहीं कर पाए। तो हमेशा किसी भी समाज का भला तभी होता है जब समाज में क्या आता है? आप और देख लो, समाज सुधारक देख लो, क्या राजा राम मोहन राय कहीं के राजा है? वेल एजुकेटेड बंदा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, दुनिया की कोई 10-15 भाषा जानने वाला आदमी था। क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा थे? मास्टर थे। स्वामी विवेकानंद कहीं के राजा थे? ना। स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं के राजा थे? ना। कि जबकि ये सारे के सारे हमारे समाज में सुधार करके गए। तो समाज में सुधार करने वाला वर्ग भी हमेशा कौन सा होता है? समाज को लीड करने वाला वर्ग भी कौन सा होता है? समाज में क्रांतियां करने वाला वर्ग भी कौन सा होता है? समाज में आविष्कार करने वाला वर्ग भी कौन सा होता है? मध्यम वर्ग वह है जो पढ़ता लिखता है। मध्यम वर्ग वह है जो छोटी नौकरियां करता है, छोटे व्यापार करता है, पढ़ता लिखता है। इससे संबंधित जो भी वर्ग होता है वो कौन सा होता है? और मैं हमेशा कहता हूं कि कई बार कोई बच्चा आके कई बार कहता है कि सर एकदम गरीब हूं और स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए फीस के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो मुझे कई बार लगता है कि ये सेंटेंस गलत है। गरीब नहीं है, जो गरीब होते हैं उनको पढ़ने के अवसर ही नहीं मिलते। आप ये कह लो निम्न मध्यम वर्ग है, इतने नहीं है जितने होने चाहिए। गरीब जो है ना, उन्होंने बीए नहीं की। यदि हमने बीए कर ली, इसका मतलब कम से कम गरीब तो, भाई मैं देखता हूं, मेरे पापा टीचर है, पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग रही है, एकदम हमसे 8 किलोमीटर आगे पाकिस्तान था, अंतिम गांव था वो, वहां पे पोस्टिंग रही। मेरी प्राइमरी एजुकेशन 10 तक लगभग वहीं से हुई। मैं प्राइमरी स्कूल को जब मैं देखता हूँ यार, प्राइमरी स्कूल में मेरे साथ कितने बच्चे थे? यार 26 लोग थे हम प्राइमरी। उनमें से कितने लोग थे जिन्होंने हमने 10th की? तो 2-3। उनमें से कितने थे आगे जो अपने ग्रेजुएशन करके गए? तो मैं शायद संभवतः अकेला उस बैच के अंदर से। उनमें से आगे फिर एमए पीएचडी करने वाला मैं उधर से निकल गया, वरना उस बैच में कोई नहीं था। तो कहाँ गए वो बच्चे जो मेरे साथ वाले थे पढ़ने में? तो वो भी अच्छे थे, वो कहाँ पे चले गए? तो उस ग्रामीण समाज था जिस समाज की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 5वीं के बाद ही कईयों ने पढ़ाई छोड़ दी, कईयों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कईयों ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उनको रोजगार का कोई ना कोई साधन चाहिए था, बिना कमाए घर नहीं चल सकता था।
इसलिए या तो खेत में काम करने लगे, या किसी बाणिये की दुकान पे जाके काम करने लगे, या कहीं पे मैकेनिक का काम सीखा, कहीं पे सिलाई का काम सीखा, वो अपने घरों की जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, उनको पढ़ने लिखने के अवसर प्राप्त नहीं। मेरे पापा चूंकि टीचर थे, थोड़ी स्थिति उनकी तुलना में अच्छी थी, इसलिए पढ़ने के मौके मिल गए, इसलिए अपने पढ़ गए। इसलिए पढ़ता हमेशा मध्यम वर्गीय है, गरीबों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ये तो हमेशा कहना बंद ही किया जाएगा, सर हम गरीब है इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। गरीब पढ़ता ही नहीं है, गरीब 5वीं पास ही नहीं कर पाता है। एकदम जो उच्च वर्ग होता है उसका इनसे कोई लेना देना नहीं होता, वो नहीं पढ़ता है, उसकी पढ़ाई अलग प्रकार की होती है, उसकी पढ़ाई सोचने समझने वाली नहीं होती। अपने वाला क्लास जो होता है, मध्यम क्लास जो है, अब आप निम्न मध्यम वर्ग मान लो, थोड़ा उच्च मध्यम वर्ग मान लो, ये पढ़ते हैं, सोचने वाली पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं इन चीजों को, यार ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए वो अच्छे नेता होते हैं, वही अच्छे आविष्कारक होते हैं, वही अच्छे समाज सुधारक। फिर मैं समाज सुधार वर्णन तो हमेशा कहता हूं कि कुरीतियां होती मध्यम वर्ग में है, उच्च और निम्न वर्ग में कुरीतियां होती नहीं है, कि घूंघट है। कभी आपको लगता है कि मुकेश अंबानी की पत्नी घूंघट रखती होगी? है कि नीता अंबानी नरेंद्र मोदी कभी उनके घर पे जाते होंगे, जेठ जी आ गए, जेठ जी आ गए, है ना? या नरेंद्र मोदी उनके घर में घुसने से पहले कहते होंगे अरे भाई बीननी घूंघट निकाल ले थोड़ा, नहीं है ना ऐसा? उल्टा वो जाके हाथ मिलाते हैं, हाय नरेंद्र, है ना, उनके गले मिलते हैं जाके। एकदम जो लोअर क्लास गरीब जो लोग होते हैं उनकी महिला घूंघट नहीं रखती, फैक्ट्री में काम करना पड़ता है बेचारी को 100 पुरुषों के बीच में, क्या करेगी घूंघट रख के? घूंघट रखेगी तो कमाएगी क्या, खाएगी क्या? आपकी मेरी मम्मियां रख रही है, क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। इसलिए समाज में सुधार करने के लिए आगे भी कोई वर्ग आएगा तो कौन सा आएगा? इसलिए जब भी किसी क्रांति की सफलता के कुछ भी कारण लिखना हमेशा, तो हमेशा लिखना क्रांति सफल क्यों हो गई, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग था। उसमें क्या था? क्रांति असफल क्यों हो गई, क्योंकि उसमें मध्यम वर्ग। वहां पे समाज सुधार ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि वहां मध्यम वर्ग था। वहां समाज सुधार क्यों नहीं हुए, क्योंकि वहां मध्यम वर्ग। ये तो मैं और कहता हूं कि अंग्रेजों का जब राज आया तो हिंदू पढ़ लिए, फटाफट हिंदू स्कूलों में जाने लग गए, हिंदू स्कूलों में गए अंग्रेजों के, इसलिए पढ़ लिए, इसलिए मिडिल क्लास बहुत जल्दी आ गया। इसलिए जो संविधान, पहले तो कई सुधार तो पहले ही करवा लिए हिंदुओं ने, अंग्रेजों से करवा लिए, और अंग्रेजों से जो सुधार नहीं हो पाए वो संविधान में कर लिए। भाई संविधान में अंबेडकर सर ने कहा कि लड़कों को और लड़कियों को संपत्ति में बराबर अधिकार होने चाहिए, और सबने मान ली बात, हाँ हाँ सही है, लिखो। संविधान के अंदर उन्होंने ये लिख दी कि भाई हिंदू पुरुष एक शादी कर सकता है, और सबने कहा लिखो, सही है, होना भी चाहिए, इस प्रकार की बात है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, उनके बात समझ में आ रही थी। ये सुधार मुस्लिम समाज में क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि मध्यम वर्ग नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की तरफ कम ध्यान गया, पढ़ाई लिखाई की तरफ कम ध्यान गया, इसलिए समाज में मध्यम वर्ग नहीं है। जैसे जैसे मध्यम वर्ग आ रहा है, समाज सुधार हो जाएगी। यदि 3 तलाक जैसी प्रथाएं अब जाके समाप्त हो रही, इसका मतलब मध्यम वर्ग अब आया, वरना उसी टाइम क्यों नहीं खत्म हुई? उस टाइम भी खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि समाज में मध्यम वर्ग। इसलिए समाज में परिवर्तनों का वाहक जो भी वर्ग होता है वो कौन सा होता है? फिर है ना, मैं जब कई बार ये कहता हूँ कि भाई गरीब को पढ़ने के अवसर नहीं मिलते, तो कई बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसे नहीं है, गरीब भी पढ़ लेता है। नहीं पढ़ता, सच्ची सच्ची बात तो है, गरीब कतई नहीं पढ़ सकता, गरीब को कोई मजदूरी करनी ही पड़ती 10वीं तक। फिर क्या, गरीबी सापेक्ष है, कि कोई किसी ना किसी की तुलना में क्या है, कि मैं कहूं मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मुझे लगता है 1 लाख वाला मेरे से अमीर है, मैं उसकी तुलना में गरीब। जिसके पास 5,000 है उसको मैं अमीर दिखता हूँ, जिसके पास 1,000 है उसको 5,000 वाला क्या दिखता है, अमीर। तो गरीबी सापेक्ष हो जाती। तो मैं 12th क्लास के अंदर पढ़ा करता, साइंस सब्जेक्ट था, तो साइंस में मैम, हिंदी के मैम एक दिन क्लास में आए, और हिंदी की मैम ने आके कहा कि मैं तुम मैथमेटिक्स वालों की हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास लूंगी। तो क्यों मैम? क्योंकि तुम हिंदी इंग्लिश तुम्हारी कमजोर होती है, उसमें नंबर नहीं आएंगे। और सब बच्चों ने तालियां बजा के स्वागत किया कि हाँ मैम सही है, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री उस मैथ में तो नंबर आ जाएंगे, हिंदी में नंबर नहीं आएंगे, आप पढ़ा दो। हम 3 लोग क्लास में से उठे और उठ के मैम के पास गए, वो क्लास खत्म होने के बाद, और मैम को जाकर कि मैम हम एक्स्ट्रा क्लास के अंदर नहीं आएंगे। तो मैम ने कहा अच्छा ज्यादा होशियार बनते हो गया, हिंदी ज्यादा आती है कि तुम्हें? तो मैं हमने कहा कि मैम बात, सच्ची बात तो यही है कि हमें हिंदी आती भी अच्छी है, मैथ्स कम आती है, हिंदी ज्यादा आती है हमें। और फिर दूसरी बात है, हालांकि हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं कि यदि आप पढ़ाओगे तो हमारे 2 नंबर और भी बढ़ जाएंगे, पर वास्तविक समस्या मैम ये है कि क्लास का टाइम होता है सुबह से 7 से 1:30 बजे तक, हम यहाँ पे रूम किराए लेके रहते हैं, इसलिए खाना खुद बनाते हैं। इसलिए आप 1:30 बजे छोड़ते हो, हम 1:45 बजे घर पहुंचते हैं, 1:45 बजे खाना बनाने लगते हैं, 2:30 पौने 3 तक खाना बनता है, 3 बजे खाना खाते हैं, सुबह वाला खाना 3 बजे मिलता है, आंतड़ियां जवाब दे जाती। और यदि आप 1 घंटे क्लास और ले लोगे तो सुबह वाला खाना हम 4 बजे खाएंगे। तो मैम ने हम तीनों की तरफ देखे कहा कि तुम खाना बनाते हो? जी मैम। क्यों? क्योंकि हमारे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ से 200 किलोमीटर आगे कहीं गांव में रहते हैं, यहाँ और कोई साधन नहीं है, दिल्ली होटल वाला खाया नहीं जाता, महंगा भी पड़ता है, पेट भी खराब होता है, तो हम खाना बना लेते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मैम। कब से बना रहे हो तुम खाना? सिंस 1999। 6 क्लास में, मैंने जो 5th पास कर ली थी, 6 क्लास से यही काम कर रहे हैं कि गांव में स्कूल 5वीं तक ही हुआ करता था, बाहर पढ़ने के लिए गए तो खाना बनाना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था।
और मैम को हम तीनों पे बड़ी दया आई, और मैम हम तीनों को वापस लेके आए, वापस लाके कहा कि देखो मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहती थी, लेकिन इन 3 गरीब बच्चों के कारण। हम तीनों भी मुंह लटका के खड़े एकदम, मतलब हमारा चेहरा देख के लगे कि गरीबी टपक रही है। इन गरीब बच्चों के कारण मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। हम आगे बढ़ गए, हम राजी की यस मजा आ गया, क्लास कैंसिल करवा दी। बाकी बच्चे में गाड़ी निकाले, मंग तो तुम्हारे चक्कर में क्लास कैंसिल हो गई, हम भूख मर जाते हैं, तो तुम टिफिन लिया करो हमारा, हमें रोटियां बनानी होती है जाके। अच्छा, मैं आज उस बात को जब सोचता हूँ, तब तो टाबर थे, जो घटना हो गई हो गई। आज जैसे जैसे मेरी समझ विकसित हुई, मैं जब सोचता हूँ तो उन दिनों मैं मेरे पापा से, मैं और मेरा भाई 2 रहा करते, और हम दोनों मिलके पापा से 10,000 रुपए के आसपास मंगवाते, जिसमें स्कूल की फीस भी हमारी इंक्लूड थी और हमारे रहने खाने का खर्चा होता। 9-10 हजार रुपए पापा से मंगवा लिया करते। इसका मतलब मेरे पापा 9-10 हजार रुपए हमारी एजुकेशन पे खर्च करते थे। मैं शर्तिया आपको इस बात को कहता हूं कि उन मैम की तनख्वाह 10,000 नहीं थी। जिन मैम ने कहा था कि 3 गरीब बच्चे हैं, उनकी तनख्वाह 10,000 नहीं थी। प्राइवेट स्कूल वाले गांव में कितने रुपए देते हैं, अपने से छाने नहीं है। उसके बावजूद मैम की तुलना में गरीब हुआ जो रोटी बनाता है ना, क्योंकि पैमाने अलग अलग है। वहां हम रोटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां कोई बाई जी वाला और कुक वाला सिस्टम ही नहीं था। धीरे धीरे मैं फर्स्ट ईयर में आया, तब तक ये था कि नहीं कुक है पास में, हम कुक से बनवाते कि नहीं, अब हम नहीं बनाएंगे और कुक आगे बना के चला जाएगा। तो गरीबी सापेक्ष है, कोई भी किसी की तुलना में क्या हो सकता है, गरीब हो सकता है। उन मैम को लगता था जो रोटियां बनाते हैं वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं। उस दिन हमें भी बड़ी दया आई थी खुद पे कि यार हमारे घर वालों ने रोटियां बनाने के लिए पटक रखा है यहाँ पे, जबकि हमें इस बात में कभी जोर नहीं आया। वह 5वीं क्लास बाद में खाना बनाने लग गए थे। मैं अभी भी इतना अच्छा खाना बना लेता हूँ जिसके हद नहीं। कि पूरा कोरोना कोरोना हुआ, कोरोना में सब लोग गांव भाग गए। क्यों गांव भाग गए, कि यार यहाँ पे रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा, भाई जी कुक करना बंद हो गए। मैं कोरोना में पूरे के अंदर यहीं रहा, एक बार ही नहीं गया। ये तो मेरा ये था कि जिस शहर ने पिछले 10 सालों से अपने को कमा के खिलाया है, उस शहर को दुख की घड़ी में नहीं छोड़ेंगे। क्या करना है, गांव जाके, जहां की खाई बाजरी वहां की बजाओ हाजरी। गांव नहीं दे रहा कमा के जयपुर दे रहा है, इसलिए जयपुर तो नहीं छोड़ा जाएगा। मरेंगे तो जयपुर में, जिएंगे तो अब तो रोटियां कौन बनाएगा। अपने इतने साल का एक्सपीरियंस था, वापस बना लेंगे कि पहले भी तो बनाया बात आ रही। तो हम तो उस टाइम ही सोचा करते थे कि यदि कुछ नहीं कर पाए तो ये कितना सा प्रोफेशन है अपने पास में, खोलेंगे ढाबा कहीं पे अपने। तो वो बात है जी। तो मध्यम वर्ग समाज में होने चाहिए। जिन समाज में मध्यम वर्ग होते हैं, समाज जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो 57 की क्रांति के बाद में शिक्षा आई, शिक्षा आई तो हमारे समाज में कौन सा वर्ग आ गया, इसने आगे चल के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व। और लिखो 57 में जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों को क्रांति दबाने में बड़ा जोर आया था। कारण ये था कि आज क्रांति होगी कानपुर, कल क्रांति होगी लखनऊ। अब क्रांति कानपुर में दबाओ तो लखनऊ जाओ कैसे, जाने में बड़ी दिक्कत थी। तो अंग्रेजों ने क्रांति के बाद में ट्रेन का विस्तार खूब किया। रेलवे पूरे भारत को खोद के रख दिया उन्होंने। रेल, तार, डाक, संचार और आवागमन दोनों की तरफ उन्होंने खूब ध्यान दिया। जब अंग्रेजों ने अपने बड़े भारत में ध्यान दिया तो उन्होंने राजाओं का तुम भी करो। इसलिए यातायात और संचार के साधनों का विकास 57 की क्रांति के बाद। लिखो राजस्थान में यातायात तथा संचार के साधनों का विकास किया गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड इन राजस्थान। राजस्थान में यातायात व संचार के साधनों का विकास किया गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड इन राजस्थान। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास किया गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड इन राजस्थान। और ये तो देख लो अंग्रेज कितना करके गए होंगे कि अंग्रेज जब अपने देश से गए थे तब अपने देश में 45,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी। कितनी रेलवे लाइन थी, कितनी, और अब हमारे देश में रेलवे लाइन है 60,000। अब कितने किलोमीटर है, मतलब पिछले 70 साल में हमने कितनी बना दी, 15,000 किलोमीटर। अंग्रेज की थी 45। तो 45,000 तो अंग्रेज करके गए थे, हमने कितनी भयंकर कर दी, 15,000। तो ये रेलवे तो पूरा पूरा अंग्रेजों के देन है, पूरा रेलवे अंग्रेज बना के गए थे। तो अंग्रेज बाप रे बहुत भले सज्जन अच्छे आदमी थे। ये तो मैं बताऊं, ये अपनी हिस्ट्री में पता नहीं अंग्रेजों को क्यों गालियां निकाली हुई है। मेरा जीव रोता है अंग्रेजों को बुरा बताते हुए। हाँ 1853 में रेलवे लाइन बिछ रही थी बॉम्बे से थाने। हाँ हाँ 53 में तो एक ही जगह बिछी, 57 में तो क्रांति हो ही गई थी। तो बाकी ज्यादातर जो बिछी है वो 57 के बाद बिछी। उसमें ज्यादातर जो बिछी 1905, लॉर्ड कर्जन, कभी नाम सुना, कर्जन भारत में सबसे अधिक रेलवे लाइन बिछाने वाला था। वो तो ना, कभी आप हिमाचल जाओ, हिमाचल और वहां देखो रेल, वो अंग्रेज ले आए थे यार।
और पहाड़ों को अंदर से एकदम रेलवे लाइन लेके आ गए थे। शिमला कालकार वो जो रेलवे लाइन चलती है, तब उनको लगता है कि यार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो कितना गजब का ही करके गए थे वो लोग। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की। कौन सा है? रुड़की। अब तो आईआईटी बन गई, पहले वो आईआईटी नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला होगा रुड़की। रुड़की में जब अंग्रेजों ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था ना, तब तक इंग्लैंड में खुद में भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में खोला था बाद में। भारत में पहली 3 यूनिवर्सिटी बनी थी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। कौन कौन सी? वो इसी साल बनी थी जिस साल क्रांति की हमने। 57 में जब हम क्रांति कर रहे थे, अंग्रेज अपने 3 जगह यूनिवर्सिटी बना रहे थे। कहां कहां पे? तो उन्होंने ये यातायात, संचार, शिक्षा, वड़ान खूब ही ध्यान दिया था, ये इधर पूरा विकास कर गया। तो उनका जब प्रभाव पड़ा तो अपने पे भी अपने वालों ने प्रभाव किया। इसका मतलब राजाओं पे अंग्रेजों का प्रभाव आ रहा है। तो राजाओं पे अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा आया, इसलिए बाद में अंग्रेजों का प्रभाव दिखता भी है। कि अपने एक राजा पढ़े हमने, स्वरूप सिंह, उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखवा दिया था दोस्ती लंदन। क्या लिखवाया था? कि भाई साहब छोटा मोटा मत समझना, फ्रेंडशिप डायरेक्ट किसके साथ आजकल। लिखो। राजस्थान की रियासतों पर अंग्रेजी प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान की रियासतों पर अंग्रेजी प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लिश इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की रियासतों पर अंग्रेजी प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान की रियासतों पर अंग्रेजी प्रभाव दिखाई देता है। इंग्लिश इन्फ्लुएंस इज विजिबल इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान या प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। जैसे लिखो, जैसे लाइक मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने, लाइक मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। गोट एनग्रेव्ड फ्रेंडशिप लंदन ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। गोट एनग्रेव्ड फ्रेंडशिप लंदन ऑन कॉइन्स, सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। अंग्रेज पहले कोई भी राजा यदि अच्छा नहीं होता, अंग्रेज उसको हटा दिया करते। हम पढ़ रहे हैं उत्तराधिकार के मामलों में इंटरफेयर करते, लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा किसी भी गलत राजा को भी हटाना अपने तो नहीं। तो अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिलेगा। अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिलेगा तो जनता के लिए ठीक रहेगा, बुरा होगा? लिख लो। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स, अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टेड अनकेपेबल किंग्स, जिसे जनता का शोषण हुआ, विच एक्सप्लॉइटेड पब्लिक, जिसे जनता का शोषण हुआ। जिसे जनता का शोषण हुआ, विच एक्सप्लॉइटेड पब्लिक। अच्छा, अब राजा को कोई डर ही नहीं रहा। पहले राजा को डर था कि सामंत हटा सकते हैं, जनता हटा सकती है, अंग्रेज हटा सकते हैं। अब उसे पता था मुझे कोई भी हटाएगा नहीं, तो राजा कोई नहीं हटाएगा। तो राजाओं की विलासिता बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लग्जरी बढ़ गई राजाओं की। और विलासिता जब बढ़ेगी तो टैक्स ज्यादा होंगे, कम होंगे? तो टैक्स ज्यादा होने लगे। तो किसानों ने क्या किए? आंदोलन। लिखो। अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, अंग्रेजी संरक्षण के कारण, ड्यू टू इंग्लिश प्रोटेक्शन, राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। लग्जरी ऑफ किंग्स वाज इंक्रीज्ड। राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। लग्जरी ऑफ किंग्स वाज इंक्रीज्ड। अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए। सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू। अतः राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिए। सो किंग्स रेज्ड लैंड रेवेन्यू। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो गए। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो गए। सो पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू हो गए। पीजेंट मूवमेंट्स वर स्टार्टेड इन राजस्थान। बाकी कल पढ़ेंगे।